What's up everyone? Welcome back to the channel। अब बारी आ गई है CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की। सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं नेशनल इनकम के साथ और शाम को आप लोग करने वाले हो फंडामेंटल्स। तो आइए जल्दी से नेशनल इनकम को एक बार रिवीजन दे लेते हैं कि नेशनल इनकम में क्या क्या करना है और कल फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है आपने स्टार्ट कर दिया होगा, बट फिर भी वीडियो है तो रिविजन तो कर ही लो। लेट्स बिगिन। शुरू करने जा रहे हैं बेटा जी नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में जो आज सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब है बेटा? जैसे दुनिया गोल है ना, उसी तरीके से इनकम भी सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है। मतलब पैसा भी इकोनॉमी में सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। मेरे पास आया, मैंने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, घूम के फिर मेरे पास ही आ गया। तो अल्टीमेटली इनकम जो है इकोनॉमी में एक सर्कुलर फॉर्म में घूमती रहती है। उसी सर्कुलर फ्लो के साथ हमारा चैप्टर की शुरुआत होगी। बट इस चीज को समझने से पहले आपको समझने पड़ेंगे कि एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। तो बच्चों जब सेक्टर्स की बात करता हूं तो हमारे पास मेनली 4 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं हाउस होल्ड्स। एचएच मतलब हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स का मतलब जो लोग अपनी सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे मैं अगर हाउस होल्ड हूं, मेरे पास कोई जमीन है, आइडल पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, मेरे पास कोई दुकानदार आया, उसने बोला कि मुझे यहाँ पे अपनी दुकान खोलनी है, क्या आप मुझे अपनी जमीन रेंट पे दे सकते हो? मैं कह दे दूंगा यार। या किसी फैक्ट्री वाले ने मांग ली कि मुझे यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, क्या आप अपनी जमीन दे सकते हो? मैंने कहा दे दूंगा यार। तो अल्टीमेटली हाउस होल्ड्स के पास लैंड है। उसी तरीके से हाउस होल्ड्स दूसरों के लिए काम भी करते हैं। अगर सपोज मैं किसी स्कूल में पढ़ाने लगूं तो क्या मैं सर्विसेज दे रहा हूं अपनी वहां पे स्कूल को चलने के लिए? स्कूल तभी चल पा रहा है जब वहां पे टीचर्स हैं, राइट? तो वहां पे मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, लेबर दे रहा हूं। इसी तरीके से कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, इसी तरीके से अपनी और फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हाउस होल्ड जो है वो कौन होते हैं? जिनके पास अल्टीमेटली वो सारी की सारी चीजें हैं जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए। ये किसको देंगे? फर्म्स को। फर्म्स कौन है? जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो अल्टीमेटली एक्चुअल में प्रोडक्शन करेंगे। तीसरी कौन सी सेक्टर है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी इकोनॉमी का, तो गवर्नमेंट एक तीसरा सेक्टर होता है। और चौथा सेक्टर होता है बच्चों हमारे पास कौन सा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है फॉरेन सेक्टर। जो फॉरेन से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन सेक्टर को भी हम कंसीडर करते हैं। तो यहां पे बच्चों सेक्टर्स इन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास हाउस होल्ड्स आ गए, फर्म्स आ गई, गवर्नमेंट्स आ गए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया। अब जब हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे मेनली सिलेबस में, सीबीएसई सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल चलता है। 2 सेक्टर का मतलब है कि ये 2 ही फॉर्म्स हैं, ना तो गवर्नमेंट है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो हम लोग क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि इकोनॉमी में एक तरफ तो हाउस होल्ड है और दूसरी तरफ फर्म्स है। सबसे पहले बच्चों हाउस होल्ड्स फर्म्स को देते हैं अपनी फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का क्या मतलब है सर? फैक्टर सर्विसेज का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब सर्विसेज आई इधर। यहां से फर्म्स इनको बदले में देती हैं फैक्टर पेमेंट्स। फर्म्स इनको बदले में क्या देती हैं? फैक्टर पेमेंट्स। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में सैलरीज, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को अपनी सर्विसेज के बदले में प्रॉफिट्स मिलेंगे, है ना? तो देखो बच्चों सबसे पहले जब इन्होंने अपनी सर्विसेज दी फर्म्स को, जब इन्होंने सबसे पहले सर्विसेज दी तो यहां से जब सर्विसेज गई तो इसको बोलते हैं जनरेशन फेज। जनरेशन फेज का मतलब है कि जब सर्विसेज दी तो इन्होंने अपने लिए इनकम जनरेट करी, ठीक है? जब इनको पैसा मिला तो इसको बोलते हैं इनकम फेज। इसको क्या बोलते हैं? इनकम फेज। तो देखो जब अगर मैंने पढ़ाना शुरू करा किसी स्कूल में तो मैंने अपने लिए इनकम जनरेट करी पहले तो उसको बोला गया जनरेशन फेज। मेरे पास जब पैसा आया, स्कूल की तरफ से सैलरी मिली, तो वो हो गया इनकम फेज। अब मैंने क्या करा उस पैसे का? मैंने अल्टीमेटली जाके अपने बच्चों की फिर से फीस भर दी, स्कूल में फिर पहुंच गया वो पैसा। यानी एक हाउस होल्ड पैसा रखता नहीं है, वो इस पैसे को फिर से स्पेंड करेगा। यानी कि अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कंजम्पशन करूंगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं हम तीसरा एक्सपेंडिचर फेज। और एक्सपेंडिचर के बदले में फर्म्स हमको क्या देंगी? फर्म्स हमको देंगी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज, जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है ना? तो आप देख रहे हो कि अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में ही कहीं पे पहले सर्विस आई, फिर पैसा आ गया, फिर पैसा इधर चला गया, फिर गुड्स और सर्विसेज आ गए। तो इन दोनों के बीच में ही अल्टीमेटली गुड्स और सर्विसेज और मनी का सर्कुलर मोशन में फ्लो हो रहा है। इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी बोलते हैं। 3 फेज देखने को मिले। सबसे पहले इनकम जनरेट हुई, फिर इनकम रिसीव हुई और फिर अल्टीमेटली पेमेंट हुआ, यानी फिर से उधर ट्रांसफर हो गई। इसी को बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी बोलते हैं, ठीक है? अब अगर आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखो तो देखो यहां पे 1 नंबर पे सर्विस गई, 1 नंबर पे सर्विसेज गई, फिर 2 नंबर पे इधर से क्या आया? पेमेंट्स आई, 2 नंबर पे मनी देखने को मिला, फिर यहां से 3 नंबर पे खर्चा हुआ, यानी 3 नंबर पे फिर पैसा देखने को मिला। इधर से क्या मिला? गुड्स एंड सर्विसेज, यानी 4 नंबर पे फिर से गुड्स और सर्विसेज देखने को मिले। इसका मतलब बच्चों इस सर्कुलर फ्लो में अगर देखें तो 4 लूप्स हैं, 1 2 3 4। इन लूप्स में अगर हम बात करें 1 और 4 में तो गुड्स और सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं और 2 और 3 में मनी फ्लो कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों?
टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो कोई आपसे पूछ ले कि कितने तरीके का सर्कुलर फ्लो होता है, तो आप बोलोगे दो तरीके का। एक वो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं, इसको बोलते हैं रियल फ्लो, और एक वो जिसके अंदर मनी फ्लो करता है, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। रियल फ्लो को ही हम लोग फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, और मनी फ्लो को ही हम लोग नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। तो बच्चों, सर्कुलर फ्लो दो तरीके का होता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, किसके बीच में, हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में। मनी फ्लो में क्या होगा, पैसे का फ्लो होगा, किसके बीच में, हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में। सिंपल सर्कुलर फ्लो, समझे? ठीक है, एक टॉपिक और मैं इसी पेज पे करा दूंगा और तुम्हारा चैप्टर खत्म। इसी तरीके से पूरे पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगा एक एक पेज पे, मस्त, हर चीज अच्छे तरीके से। एक टॉपिक और आता है बच्चों हमारे पास, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। सर ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? बच्चों वेरिएबल आपने सबसे पहले क्लास 11th में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में। वेरिएबल का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो और जो टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, आपकी हाइट मेजर करते हो, टाइम के साथ चेंज हो रही है, एक वेरिएबल है ना। आपका वेट मेजर कर सकते हो, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। आपकी इनकम, आपका बैंक बैलेंस, हर चीज वेरिएबल है या नहीं है। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल। एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। इन दोनों का जो बच्चों मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ना, वो टाइम डायमेंशन है। वो क्या है? टाइम डायमेंशन। इसका मतलब बच्चों जहां पे भी कोई भी चीज को जब आप मेजर कर रहे हो तो उसको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हो कि यहां से यहां तक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 2024 में मैंने इतने घंटे की क्लासेस ली, 2024 में, तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मैंने मेजर किया ना, तो ये एक फ्लो हो गया। फ्लो में हमेशा टाइम डायमेंशन होगा, स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होगा। स्टॉक क्या है? अभी आपके जेब में कितना पैसा है, अभी 2024 में कितना, 2025 में कितना, कोई पता नहीं, राइट नाउ कितना है। ऐसे ही बैंक बैलेंस, आप जब अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पता चलता है ना। बैंक बैलेंस कभी ये नहीं बताता कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितना था, नहीं, वो बोलेगा आज ये है भाई, कल देखोगे कल फिर बताऊंगा, कल का बताऊंगा, परसों देखोगे परसों का बताऊंगा। तो जिस भी चीज में टाइम डायमेंशन नहीं है वो स्टॉक है, जिस भी चीज में टाइम डायमेंशन है वो फ्लो है। यानी जो भी चीज एक पॉइंट पे मेजर करी जाती है, जैसे आपके पास कितने एसेट्स हैं, तो कोई भी ये नहीं बताता कि मेरे एसेट्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बोलते हैं आज इतने हैं, स्टॉक है। आपकी कितनी लायबिलिटीज है, आज इतनी है, स्टॉक है। आपके पास कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, स्टॉक है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट्स हर आदमी बताता है कि इतने साल का प्रॉफिट, इतने दिन का प्रॉफिट, इतने टाइम का प्रॉफिट, ऐसे ही लॉसेस, ऐसे ही सेविंग्स, ये सब फ्लो है बच्चों। तो अगर हम बात करें स्टॉक और फ्लो में, तो स्टॉक वो चीजें होती हैं जो एक पॉइंट पे मेजर करी जाती है, यहां से यहां तक वाली बात नहीं होती उसमें। फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है हमेशा। डन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, देखो जरा। अब याद करने की बारी। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो होता क्या है, मैंने आपको बताया, सबसे पहले इनकम जनरेट होगी, फिर उससे इनकम होगा यानी डिस्ट्रीब्यूशन लोगों तक पहुंचेगी, और फिर वो खर्चा करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ, सबसे पहले क्या होना है, जनरेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले जनरेशन ऑफ इनकम होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फाइनली उसका सर्कुलेशन होगा वापस से हाउस होल्ड से फर्म की तरफ इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो फिर खर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले जब हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज देते हैं तो इनकम जनरेट होती है, फिर उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, और फिर वापस से वो स्पेंड करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 3 डिफरेंट फेसेस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। इसी को हम लोग प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं। तो एक ही बात है। ओके सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। 3 डिफरेंट फेसेस मैंने बता दिए। सबसे पहले फर्म्स जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन फेज, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और उसके बाद एक्सपेंडिचर फेज। बढ़िया। सर स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है? स्टॉक रेफर्स टू द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे वेल्थ, एसेट्स, लायबिलिटीज मैंने बताया ना, वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, आपने कितनी स्टोर करा हुआ है, स्टोर तो आज ही देखा जाएगा ना, अभी देखा जाएगा कि आपके गोदाम में कितना माल है, ये हो गया। फ्लो क्या होता है, विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे नेशनल इनकम, अब इनकम पूरे साल की होगी, राइट। प्रोडक्शन पूरे साल का होगा हमेशा। चलो आ जाओ, क्वेश्चंस खेलते हैं जल्दी जल्दी से बच्चों। लो जल्दी से शुरू करो, अपनी अपनी कॉपी में लिखना शुरू करो। चलो, कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है? देखो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, फ्लो है। एक एक साल के होंगे, प्रॉफिट या लॉस कभी भी एक पॉइंट का नहीं होता, एक एक साल के होते हैं। सेविंग्स भी फ्लो है, कोई ये नहीं कहता मेरी आज कितनी सेविंग्स है। कैपिटल स्टॉक है बच्चों, कैपिटल स्टॉक है। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक है। बैंक बैलेंस स्टॉक है, एक पॉइंट पे पता चलता है हमेशा। प्रोडक्शन हमेशा ये होता है कि इस महीने का प्रोडक्शन, इस साल का प्रोडक्शन, फ्लो है। वेल्थ स्टॉक है, वेल्थ हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखी जाती है। जीडीपी भी हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का देखा जाता है, तो ये भी एक फ्लो है बच्चों। ओके सर, चलो जी। रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है बच्चों जी? तो रियल फ्लो क्या होगा बताओ फटाफट से। रियल फ्लो रेफर्स टू, मैंने आपको बता दिया, जहां पे भी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा, जहां पे भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा, उसको रियल फ्लो बोलते हैं। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, पहले सर्विसेज आएगी एंड उसके सामने से जब गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं फर्म से हाउस होल्ड, इसको रियल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं। मनी फ्लो क्या है? द फ्लो ऑफ पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, पहले पेमेंट हुआ और फिर उन्होंने एक्सपेंडिचर करा, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स, इसमें एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, इसी को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। तो एक फिजिकल फ्लो, एक नॉमिनल फ्लो। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों,
नेक्स्ट इज कितने सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जो सारी की सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करेगा, फर्म्स जो उसको यूज करेंगी, गवर्नमेंट सेक्टर जो होता ही है हर इकोनॉमी में, और फॉरेन सेक्टर। देन टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें बच्चों तो आपको पूरा डिफाइन करके आना है कि सिंपल इकोनॉमी में बस दो ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड ओनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और गुड्स और सर्विसेज के कंज्यूमर्स होते हैं, भाई अपनी सर्विसेज देंगे और गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे। फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं गुड्स और सर्विसेज, ठीक हो गया। अब आगे देखो, देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। टू सेक्टर में हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म, ना गवर्नमेंट ना फॉरेन सेक्टर। दूसरा, हाउस होल्ड पहले सर्विसेज देते हैं फर्म्स को, और फर्म सर्विसेज लेती है सिर्फ हाउस होल्ड से। उसके बाद फर्म प्रोडक्शन करती है और सब सारा माल हाउस होल्ड को बेचती है। हाउस होल्ड को जो इनकम मिलती है वो सारा खर्चा कर देते हैं। ये ध्यान रखना, देयर इज नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी में सेविंग नहीं करता है, जितना पैसा आता है सारा खर्च कर देते हैं, ठीक है, ओके। देन ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको बनवा दिया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। उसके बाद बच्चों ये एक फाइनल क्रक्स होता है। फाइनल क्रक्स क्या होता है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है वो बराबर होता है टोटल कंजम्पशन के। जितना पेमेंट हुआ उतनी ही इनकम होती है, जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ उतनी ही इनकम हुई थी, और रियल फ्लो मनी फ्लो के बराबर होता है, ठीक है बच्चों जी, क्लियर है। मेरे साथ साथ जल्दी से सारे के सारे नालायक हेडिंग डालेंगे, नेशनल इनकम, और इसके अंदर लिखेंगे एग्रीगेट्स। सर एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? बच्चों देखो, जब भी हम किसी देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम है क्या कि मेरे देश में इनकम कितनी जनरेट हो रही है ना। अब अभी तुम सर्कुलर फ्लो पढ़ के आए, इनकम कैसे जनरेट होती है? प्रोडक्शन से। सर्कुलर फ्लो पढ़ा ना भैया, ये हाउस होल्ड्स हैं, ये फर्म्स हैं, ये इनको अपनी सर्विसेज देंगी, उसके बदले में इनको पैसा देंगे, इनकम जनरेशन होना शुरू हो गया, है ना। फिर ये क्या करेंगे, इसको खर्च करेंगे और ये इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे देंगे। तो नेशनल इनकम में अगर मैं बात करूं कि जितना खर्चा हो रहा है किसी का, उतना ही किसी ना किसी की इनकम भी हो रही है। भाई इन्होंने खर्च किया था, इनकी इनकम हुई, उसके साथ साथ उतना ये सामान भी बना रहे हैं। तो देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, देश में गुड्स और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उनकी हम मनी वैल्यू एस्टिमेट कर लें तो वहां से हमारे देश की नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो या तो हम प्रोडक्शन की वैल्यू देख लें, या फिर हम लोगों का खर्चा देख लें, या फिर हम इनकम देख लें कि कितनी इनकम हुई है फर्म्स वगैरह को। तीनों ही तरीके से नेशनल इनकम निकाला जा सकता है। अब अगर हम प्रोडक्शन देखते हैं, या हम खर्चा देखते हैं, या हम इनकम देखते हैं, ये बेसिकली अलग अलग लेवल्स पे देखी जाती है। जैसे भाई प्रोडक्शन ऐसा हो सकता है कि हमारे देश की प्रोडक्शन है, या ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन हमारे देश में हो गया है, पैसा बाहर से भी आया है, मतलब हमने अपने देश में भी माल बेचा और बाहर भी बेचा है। तो टोटल वैल्यू देख लेते हैं हम नेशनल के लिए। तो सपोज मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने देश के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंडिया से बाहर बैठ के पढ़ रहे होते हैं इन्हीं वीडियो से, क्योंकि सीबीएसई सिर्फ इंडिया में तो नहीं है, बाहर भी है। हमारे बच्चे विदेश से भी वीडियोस देखते हैं, मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल्ड होते हैं बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ इंडिया से। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये गुड्स और सर्विसेज, अब मैं तो सर्विस प्रोड्यूसर हूं, तो सर्विसेज मैं इंडिया में बना रहा हूं, लेकिन इन सर्विसेज का एडवांटेज इंडिया वाले भी ले रहे हैं, बाहर वाले भी ले रहे हैं। तो हम लोग जब अपने देश की टोटल इनकम निकालते हैं ना, तो इनकम में हम बोलते हैं जो इनकम मेरे देश में हुई प्लस जो इनकम बाहर से भी हुई, तो हम दोनों चीजें ले लेते हैं। तो बेसिकली डोमेस्टिक भी है, और अगर बाहर वाला भी जोड़ दूं तो नेशनल बन जाता है, राइट। ऐसे ही बच्चों हमारे पास जो भी प्रोडक्शन करा आपने, जो भी सामान बनाया, वो दो तरीके से देखा जा सकता है। एक है ग्रॉस वैल्यू पे, एक है नेट वैल्यू पे। अब सर ग्रॉस और नेट वैल्यू में क्या फर्क होता है? देखो बच्चों, मैंने ये कैमरा खरीदा, ठीक है, ये कैमरा जिस दिन मैं बिल्कुल नया लेके आया था, इस पे उस डेट का जो वैल्यू है और आज की जो वैल्यू है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? भाई है तो वैसा ही बिल्कुल सेम चल रहा है, पहले दिन भी ऐसे ही चल रहा था, आज भी ऐसे ही चल रहा है, लेकिन तब भी फर्क है। क्यों? एक तो इसकी नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इसके बाद और नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, और मिरर और लेंस, पता नहीं कौन कौन से कैमरास आ गए। दूसरा, इसमें दो चार स्क्रैचेस वैचेस भी आ गई, वियर एंड टियर भी हो गया, है ना। तीसरा, इसका यूज भी मैं कर ही रहा हूं, तो इसकी अंदर के पार्ट्स वगैरह पुराने भी हो रहे हैं। तो ये जो वैल्यू कम हो रहा है, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वैल्यू जो कम हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ही डिफरेंस होता है ग्रॉस और नेट के बीच में। ग्रॉस और नेट के बीच में बच्चों डिफरेंस ही डेप्रिसिएशन का है। तुम नई गाड़ी ला रहे हो, वो ग्रॉस वैल्यू है। 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 दिन बाद वैल्यू कम हो जाएगी। मैं 15 लाख रुपए की गाड़ी लेके आया, आज अच्छी नहीं लगी, कल बेचने के लिए जा रहा हूं, 15 लाख मिलेंगे नहीं, वैल्यू कम मिलेगी, डेप लग जाता है पहले दिन ही। इसको क्या बोल देते हैं? नेट वैल्यू। तो ग्रॉस वैल्यू इज बिफोर डेप्रिसिएशन, नेट वैल्यू इज आफ्टर डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक भी समझ गए, नेशनल भी समझ गए कि अगर इनकम मेरे देश में हुई, डोमेस्टिक, बाहर वाली भी जोड़ दी, नेशनल बन गया। तीसरा होता है बच्चों प्रोडक्शन, जो सामान बनाया है, ये तो कांस्टेंट है, यहां पे प्रोडक्ट, ये तो यही रहने वाला है। फिर बच्चों जो भी मार्केट में माल बिकता है, मार्केट में जो भी माल बिकता है, वो दो वैल्यूज आप देख सकते हो। एक तो होती है फैक्टर कॉस्ट, एक होती है फैक्टर कॉस्ट, एक होती है मार्केट प्राइस। एक क्या होती है? मार्केट, आजा यार, प्राइस। सर ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है? व्हाट इज दिस फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस? बच्चों जितने का सामान बन रहा है और नॉर्मल प्रॉफिट को अगर मैं ले लूं तो वो फैक्टर कॉस्ट है। जैसे सपोज मैं बात करूं कि सपोज हमारा ये सैंपल पेपर ही है, लेट सपोज ये सैंपल पेपर है, और ये सैंपल पेपर का प्राइस है 200 रुपए, ठीक है। सर 200 रुपए क्या है? 200 रुपए है, ऐसा है नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे से वैसे नॉर्मली बात कर रहा हूं। इसका प्राइस है सपोज 200 रुपए। अब 200 रुपए क्या है? 200 रुपए इसका कॉस्ट है, 200 रुपए इसका कॉस्ट है, प्लस जो सैंपल पेपर बनाने वाले हैं, जो सैंपल पेपर छापने वाले हैं, उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाना है, भाई बिजनेस तो कर ही रहे हैं, राइट। तो उन्होंने क्या करा, इसको जोड़ लिया। तो टोटल वैल्यू 200 रुपए में क्या क्या आया? 200 रुपए में आया एक तो इसका बनाने का खर्चा, प्लस जो उनको पैसा कमाना है। सपोज बनाने में 180 रुपए लगते हैं, 20 रुपए उन्होंने कमाने हैं, 200 रुपए वैल्यू बन गई, फैक्टर कॉस्ट बन गया। अब बच्चों जैसे ही वो मार्केट में बेचने चले, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई कि भाई देखो ऐसा है, हमारे देश में एक टैक्स होता है जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि तुम कुछ भी इनकम कमाओगे, कुछ भी माल बेचोगे, उस पर टैक्स लगेगा।
मैंने कहा सर जैसे कैसे टैक्स लगेगा, तुम इनकम टैक्स ले तो रहे हो। तो निर्मला सीतारमण जी कहेंगी नहीं, ये कोई पहली बार थोड़ी लग रहा है, बहुत पहले समय से चलता आ रहा है। तुम माल बेचोगे सेल टैक्स लगेगा, सर्विसेज दोगे सर्विस टैक्स लगेगा, इनकम कमाओगे इनकम टैक्स लगेगा, टैक्स तो टैक्स है। मैंने कहा अरे निर्मला जी ऐसा क्यों करते हो, गरीब आदमी के साथ ऐसा क्यों करते हो, हमारे इंडिया में बहुत सारे गरीब हैं। निर्मला जी ने बोला मैं भी गरीब हूं, चलेगा ऐसा ही, आज से नहीं चल रहा। हमने कहा ठीक है भाई ओके, कितना टैक्स लोगे? उसने बोला 20 रुपए। तो 200 में अगर निर्मला जी 20 रुपए का टैक्स और मांग रही है तो मैंने बोला ओके, मैं आज से इसको 220 का बेचूंगा। मैं कस्टमर को बोलूंगा भाई 220 का, कस्टमर से 220 लिया, 20 रुपए निर्मला जी को दिए, 200 रुपए मेरे अपने, हो गया काम बढ़िया, है ना। ये क्या हुआ, ये 220 क्या हुआ बच्चों, ये इसका मार्केट प्राइस हुआ। तो मार्केट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है और फैक्टर कॉस्ट जिसमें टैक्स वाला एलिमेंट नहीं है, मेनली ये है दोनों में डिफरेंशिएशन, बात समझे। तो जब हम किसी भी देश की इनकम निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास अलग अलग एग्रीगेट्स का सम बनता है। जैसे मैंने बोला कि आप जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको ये बताओ कि आपके देश में कितने का बिका। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे डोमेस्टिक लेवल लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे बाहर वाली इनकम तो लेनी नहीं। आपने पूछा आपके देश में कितने की इनकम हुई, मैंने कहा ठीक है फिर मैं डोमेस्टिक ले लेता हूं। उसके बाद आपने बोला कि अब आप मुझे बताओ ये ग्रॉस वैल्यू पे यानी बिफोर डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू पे, मैंने कहा ठीक है फिर मैं जी ले लेता हूं। और मैंने बोला भैया कौन सी प्राइस पे चाहिए, मार्केट प्राइस पे चाहिए या फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए? आपने बोला मार्केट प्राइस पे। तो मैंने कहा ठीक है जीडीपी एट एमपी निकालूंगा, यानी वही प्रोडक्ट को आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपने बोला कि हमें एक दूसरे तरीके से चाहिए, मैंने कहा दूसरे तरीके से क्या चाहिए? आपने बोला आप इसको हमें फैक्टर कॉस्ट पे बताओ, मैंने कहा ठीक है फिर मैं ऐसा कर देता हूं जीडीपी एफसी कर लूंगा, मार्केट प्राइस की जगह फैक्टर कॉस्ट ले लूंगा, ठीक है। अब आपने बोला भैया ऐसा है, ये तो तुमने ग्रॉस पे बताया, ठीक है ग्रॉस पे बताया, ये नेट पे भी बताओ। मैंने कहा ओके, फिर मैं एक काम करता हूं, मैं लूंगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। तो देखो ये मैंने डोमेस्टिक लेवल पे एक प्रोडक्ट की वैल्यूज को कैलकुलेट करा, कौन से लेवल पे? डोमेस्टिक लेवल पे। अब आपने बोला कि भैया ऐसे ही नेशनल लेवल पे बताओ कि आपके देश में तो बिका ही बिका, बाहर से भी इनकम आई होगी, तो नेशनल लेवल पे बताओ। मैंने कहा ओके, एक काम करते हैं जीएनपी एट एमपी, एक हो गया जीएनपी एट एफसी, फिर एक हो गया एनएनपी एट एमपी और एक हो गया एनएनपी एट एफसी। देखो ये चारों नेशनल लेवल पे हो गए, होगा या नहीं होगा? अब इसी में बच्चों टोटल 8 एग्रीगेट ही बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं? 8 एग्रीगेट्स, ठीक है। अब ये जो 8 एग्रीगेट्स हैं इसमें डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं बच्चों इसको एनडीपी एट एफसी, ठीक है। और इसी में नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं बच्चों इसको एनएनपी एट एफसी। तो ध्यान रखना, अगर एग्जाम में तुम्हें बोले कि डोमेस्टिक इनकम बताओ तो एनडीपी एट एफसी निकालनी है, एग्जाम में क्वेश्चन बोले कि नेशनल इनकम बताओ तो एनएनपी एट एफसी निकालनी है। अब सर इनमें हम जाएंगे कैसे, ये कैसे ग्रॉस से नेट पे, कैसे डोमेस्टिक से नेशनल पे, कैसे पीपी, कैसे फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, क्या होगा? इनके कुछ फॉर्मूला नहीं है क्या? फॉर्मूला है, लेकिन पहले प्लेस याद करो कि पहली प्लेस पे इन दोनों में से एक आएगा, दूसरी प्लेस पे इन दोनों में से एक आएगा, देखो हमेशा वही चल रहा है, तीसरी प्लेस पे ये कांस्टेंट है और चौथी प्लेस पे इन दोनों में से एक आएगा। बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे से कुछ भी पूछ ले इकोनॉमिक्स के अंदर तुम निकाल सकते हो बहुत मजे में, वेरी सिंपल। देखो फॉर्मूला पे चले, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये तो सारा थियरी है, अब तुम्हें एक्चुअल चीज दिखाता हूं मस्त। देखो कोई भी ग्रॉस वैल्यू से अगर तुम्हें नेट वैल्यू पे जाना है, ग्रॉस वैल्यू से कौन सी वैल्यू पे जाना है? नेट वैल्यू पे। ध्यान से एरो देखना, ग्रॉस से नेट, मेरी गाड़ी 15 लाख की थी, 2 दिन बाद कितने की होगी? तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करो डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को 3 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन होता क्यों है? वियर एंड टियर की वजह से, कॉन्टिन्यूअस यूज की वजह से और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से। एक्सपेक्टेड का मतलब बच्चों मुझे पता ही है कि टेक्नोलॉजी तो नहीं आएगी, ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी नहीं आ जाना, तो ये एक्सपेक्टेड है कि होगा ही होगा ऐसा। तो भाई गाड़ियां हर रोज नई नई आ रही है ना, तो ग्रॉस से अगर नेट वैल्यू निकालनी है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, नेट से ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देना। मैं बोल रहा हूं मेरी गाड़ी डेप लगने के बाद 13 लाख की है, 2 लाख का डेप लग गया है, बताओ पहले कितने की थी? तो एकदम बोलोगे ना 15 लाख की सर, है ना। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप। बढ़िया, चमक गया, डन हो गया, कर लो इसको फटाफट से नोट। दूसरे पे चलते हैं, ये नंबर 1 वाली चीज है, ठीक है। नंबर 2 वाली चीज कौन सी थी? नंबर 2 वाली चीज थी सर डोमेस्टिक वैल्यू लूं या नेशनल वैल्यू लूं। डोमेस्टिक का मतलब समझ रहे हो? वो इनकम जो मेरे देश में, जो मैंने अपने बच्चों को इंडिया में पढ़ाया, जो मेरे चिंटू चिंटी प्यारे प्यारे घर बैठ के भारत में पढ़ रहे हैं, उनकी टोटल मैं इनकम जोड़ लूंगा तो डोमेस्टिक लेवल पे बन जाएगा। अब अगर मैं इसमें बाहर से आने वाली इनकम, सपोज मेरे ऑनलाइन कोर्सेज में, मैं ऑनलाइन कोर्सेज अपने प्रमोट नहीं करता, तुमको पता है, जितने भी बच्चे पहले दिन में देख लेते हैं वो एनरोल कर लेते हैं, बढ़िया रहता है। तो जितने भी हमारे बच्चे डोमेस्टिक लेवल पे देश में बैठ के मुझे जो भी इनकम दे रहे हैं वो मैं डोमेस्टिक लेवल पे कंटिन्यू जोड़ लूंगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर से एनरोल करते हैं, इंडिया के बाहर से पढ़ते हैं बैठ के, तो वो लोग यहाँ पे उनकी इनकम अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल नेशनल पे पहुंच जाऊंगा ना। सर ये जो इनकम बाहर से, इसको क्या बोला? इसको बोला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मैं एक प्राउड की बात बताऊं बच्चों, मतलब मुझे प्राउड होता है कभी कभी और मैं बहुत ब्लेस्ड और ग्रेटफुल फील करता हूं कि पिछले 2-3 साल से हमारे कोर्सेज में
दुबई से भी बच्चे एनरोल कर रहे हैं और वो दुबई में बैठ के अपना स्कूल टॉप कर रहे हैं मतलब यहाँ तो कर ही रहे हैं, इंडिया में तो हो ही रहा है। मतलब हमारे बैचेस से लास्ट ईयर 45 डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स थे, उससे पिछले साल 40 डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स थे, इस साल मुझे उम्मीद है और 50 डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स होंगे ऊपर वाले ने करा तो। और यूट्यूब पे तो बच्चे, मुझे रिजल्ट भी नहीं पता होता, पता नहीं कितने ही बच्चे अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्कूल टॉप कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट या स्कूल टॉप करोगे ना तो मुझे मेल करके जरूर रिजल्ट बताना, हम सेलिब्रेट करेंगे साथ में, पार्टी करेंगे, इतना तो बनता है या नहीं, मिठाई तो बनती है। तो जब तुम जो भी स्कूल टॉप करोगे या डिस्ट्रिक्ट टॉप करोगे या बढ़िया क्रैक करोगे कोई अच्छा कॉलेज, तो मुझे मेल जरूर लिखना, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा हार्डवर्क जो है उसका रिजल्ट आया है ना। चलो, एनएफआई का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब बच्चों नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे जाना हो कि ये तो टोटल इनकम है, आप बस डोमेस्टिक बताओ, मैं यहां से माइनस कर दूंगा एनएफआई, ये बाहर से आने वाली इनकम को माइनस कर दूंगा। अब बच्चों सोचने वाली बात ये है कि मैं यहां बैठ के बाहर के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कुछ ऐसे भी तो बच्चे होंगे जो बाहर के टीचर से पढ़ रहे होंगे, तो हमारे देश में सिर्फ पैसा आ तो नहीं रहा, पैसा जा भी रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे हमारे देश में जो बाहर के टीचर से पढ़ते हैं, तो वो उनको पे करते होंगे कहीं ना कहीं। तो हमने बोला कि ये एनएफआई यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कैलकुलेट कैसे होगा? हमने बोला सबसे पहले देखो बाहर से कितनी इनकम आती है, यानी कि मैं तो एक टीचर हूं, ऐसे ही साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में और भी फैकल्टीज होंगी जो बाहर के टीचर्स को, बाहर के स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेट्स सपोज 1000 करोड़ का है, 1000 करोड़ हमारे देश में आए, और ऐसे ही हमारे बच्चे बाहर पढ़ते भी तो हैं। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमारे देश से पैसा बाहर गया, सपोज 600 करोड़ चला गया, तो नेट कितना आया? 400 करोड़ नेट आया। ठीक है, अब बोर्ड्स में क्वेश्चन बनता है बच्चों को घुमाने के लिए, क्या एनएफआई पॉजिटिव हो सकता है? देखो पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव होगा? जब बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है और बाहर पैसा कम जा रहा है, यानी कि जब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तो ये पॉजिटिव होगा। क्या एनएफआई जीरो हो सकता है? जल्दी से सोचो, क्या एनएफआई जीरो हो सकता है? जीरो कब होगा? जब ये दोनों बराबर हो जाए, 1000 करोड़ आएगा, 1000 करोड़ जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव भी हो सकता है। कब होगा? 1000 करोड़ आ रहा है, बाहर जा रहा है 1200 करोड़, तो माइनस का 200 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं फीफा और इसको शॉर्ट में बोलता हूं फीटा, तो अगर ये बराबर है एनएफआई जीरो होगा। अगर फीफा ज्यादा है और फीटा कम है, पॉजिटिव होगा। अगर फीफा कम है, फीटा ज्यादा है, नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है नहीं है बच्चों? तो डोमेस्टिक और नेशनल को जोड़ने वाला एनएफआई है। एनएफआई में फीफा और फीटा का बहुत बड़ा रोल है, ये तुमको समझ में आना चाहिए। आ गया? ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से, मस्त रिवीजन करेंगे, मस्त। चलिए जी, तीसरा और आखिरी, तीसरे पे तो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही है भाई, सामान तो बना ही रहे हो, गुड्स या सर्विस, उसका तो कुछ नहीं करना। चौथा क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट, जैसे मैं तुम्हें बुक का बताया, जो बनने में खर्चा आया प्लस जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, और मार्केट प्राइस। इन दोनों में फर्क सिर्फ निर्मला सीतारमण जी का है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में तुम्हें गवर्नमेंट बजट में कराऊंगा, इसके अगला चैप्टर वही कराऊंगा, गवर्नमेंट बजट नेशनल इनकम के बाद। दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा पढ़ के, इतने शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। एनआईटी बच्चों प्लस कर देना, अगर फैक्टर इनकम से मार्केट प्राइस पे जाना है तो टैक्सेस जोड़ देना जो निर्मला दीदी को देने हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो एनआईटी माइनस कर देना। अब सर ये एनआईटी क्या है, ये नेट क्यों ले रहे हैं हम? बच्चों फिर से वही बात, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है हमारे पास सरकार को सिर्फ प्राप्त नहीं होते, सरकार मुफ्त में फैसिलिटीज भी तो देती है, सब्सिडी भी तो देती है। सब्सिडी कैसी सर? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से टैक्स ले लिया तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों को मकान बना के दिया, गरीब लोगों को सिलेंडर पे सब्सिडी दी, गरीब लोगों को अलग अलग जगह सब्सिडीज दी, तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी तो देती है, दुनिया भर की स्कीम्स चलाती है। कहां से चलाती है? इसी पैसे से चलाती है, ऐसे देश चलता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों एनआईटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स जो सरकार ने कलेक्ट करे माइनस सब्सिडीज जो सरकार की जेब से चले गए। तो सपोज गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ के टैक्स लिए, 400 करोड़ की सब्सिडी दे दी, तो नेट 600 करोड़ का आंसर आया। अब क्या ये जीरो हो सकता है? बिल्कुल, अगर आईटी और सब्सिडी बराबर हो। पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल, अगर टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट करे, सब्सिडी कम दी। क्या नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल, अगर सब्सिडी ज्यादा दी, टैक्सेस कम दिए। ये भी समझ गए? बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है ना? मस्त तरीके से पढ़ते चलो। डन। तो हमारे पास 4 चीजें थी बच्चों जी, आ जाओ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया। डन है जी, बहुत सही, बहुत बहुत सही। तो मेरे पास बच्चों 1 2 3 4 चीजें हैं। सबसे पहले या ग्रॉस आएगा या नेट आएगा, फिर 2 नंबर पे या डॉम आएगा या नेट आएगा। डॉम या नेट समझते हो? डोमेस्टिक या नेशनल। तीसरे नंबर पे हमेशा प्रो आएगा, प्रो समझते हो? प्रोडक्ट। और चौथे नंबर पे हमेशा या तो मार्केट प्राइस आएगा या फैक्टर कॉस्ट आएगा। मस्त समझ गए? इनको जोड़ दो तो एग्रीगेट्स बन जाते हैं। टोटल कितने एग्रीगेट्स बन जाएंगे? 8। क्वेश्चन हमें क्या निकालने को बोलेगा? जो क्वेश्चन बोलेगा वो निकाल देंगे। सर कैसे? आओ समझते। क्या मस्त सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में मजा आ जाता है मुझे। जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना बच्चों इकोनॉमिक्स, तुम्हें सच बताता हूँ, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मतलब हमारे थोड़ा सा, मैं इस चीज में अपने आप को फॉर्चुनेट भी समझता हूँ कि हमारी टीचर बहुत ब्रिलियंट थी, अमेजिंग टीचर। मैं उनको आज भी याद करता हूँ, मुझे कभी मिलती हैं तो मैं बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपके टीचर्स हमेशा आपकी लाइफ में वो रोल प्ले करते हैं जिस चीज को आप जीवन भर याद रखते हो। तो हमारी टीचर ने इतना शानदार तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया, मेरे अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। ऑल्दो 100 में से 100 नहीं आया मेरे इकोनॉमिक्स में, और मैंने बाद में बहुत ब्रशअप करा। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में गया, अलग अलग जगह मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, 5 डिग्री करी है मैंने, तो अलग अलग जगह मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ा। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का मेरा नजरिया बदल गया। उसके अलावा बच्चों एक बुक आती है बहुत बढ़िया चाणक्य की इकोनॉमिक्स के ऊपर, जब तुम्हारे बोर्ड्स हो जाएंगे मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा। इतनी मोटी बुक है, इकोनॉमी कैसे चलती है। रुको मेरा बुक शेल्फ यहाँ पे है, अगर यहाँ हुआ तो मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ। बहुत ही शानदार किताब है। हाँ है मेरे पास, देखो ये बुक है, ये देखो कौटिल्य द अर्थशास्त्र। ये ऐसी बुक है, देखो अगर तुम्हें कभी टाइम मिलेगा, तुम फ्री होगे तो इसको पढ़ना, तुम्हें समझ में आएगा कि देश में किस तरीके से इकोनॉमी में कैसे डिसीजंस लेने होते हैं, कैसे इकोनॉमी चलती है, कैसे गवर्नमेंट का रोल होता है।
सब भाई बहुत एक्सीलेंट बुक है। मतलब मैंने सिर्फ बुकिश तो चीजें चलो पढ़ी हैं, बट इस तरीके की बुक्स जब आप पढ़ते हो ना तो आपकी लाइफ बदल जाती है। तो जब तुम फ्री होगे ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, या इंस्टाग्राम पे तुम कनेक्टेड हो तो मैं वहां पे बुक रिकमेंडेशन देता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो तुम पढ़ना, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत शानदार सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, मजेदार सब्जेक्ट, और टीचर्स हमें कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बेस्ट पॉसिबल वे में पढ़ाऊं, बच्चों के लिए सब्जेक्ट को इजीएस्ट बना के पढ़ाऊं। कोशिश तो वही है। आ जाओ सवाल करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? सपोज क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, जीडीपी एट एमपी 20,000, उसके बाद तुम्हें डेप दिया हुआ है, आईटी दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, फीफा दिया हुआ है, फीटा दिया हुआ है, ये चीजें दी हुई है, ठीक है। अब इसका कुछ भी वैल्यू, मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूँ, 1000, 400, 500, 400, 1000 ऐसा दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है क्या कैलकुलेट करके दो, आपको बोल रहा है कैलकुलेट करके दो एनएनपी एट एमपी, ये कैलकुलेट करके दो। अब सर ये एनएनपी एट एमपी कैसे निकलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बच्चों बहुत सिंपल सा तरीका है, जहां भी तुम्हें पहुंचना है, जहां भी तुम जाना चाहते हो उसको लेफ्ट में रखो। मेरी मंजिल ये है एनएनपी एट एमपी, इसको लेफ्ट में रख लो, इसको मैंने लेफ्ट में रख लिया, और ये है जीडीपी एट एमपी जो मुझे गिवन है, ठीक है। देखो दो एग्रीगेट्स हैं तुम्हारे क्वेश्चन में, एक ये दिया हुआ है, एक तुम्हें फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट में रखो, जो दिया हुआ है उसको राइट में रखो। ये है देखो 20,000, ये गिवन है। गिवन का मतलब यहां हम अभी हैं, यहां हम अभी हैं, इसकी वैल्यू पता है ना, यानी हम यहां पे हैं। ये क्या है? यहां हम पहुंचना चाहते हैं, यहां हम पहुंचना चाहते हैं। यहां कैसे पहुंचेंगे, किस तरीके से पहुंचेंगे? देखो बच्चों, मैं अभी ग्रॉस पे हूं, मुझे नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? मैं ग्रॉस वैल्यू पे हूं, मुझे नेट वैल्यू चाहिए, माइनस कर दूं डेप्रिसिएशन, तो मैं यहां से माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में देखो डेप है क्या, ये रहा सर 1000, माइनस करूंगा 1000, ठीक है। मैं डोमेस्टिक पे हूं, मुझे नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करूंगा? डोमेस्टिक का मतलब वो इनकम जो मैं अपने देश में बना रहा हूं। सवाल कह रहा है नेशनल बताओ, यानी कि बाहर वाली भी जोड़ लूं। तो डोमेस्टिक पे नेशनल पे जाने के लिए क्या? एनएफआई है। सर एनएफआई कैसे निकलेगा? वो तो है नहीं मेरे पास। बेटा है तो फीफा है, फीटा है, तो फीफा माइनस फीटा, 400 माइनस 1000, देखो माइनस का 600 आ गया। 400 माइनस 1000, माइनस का 600 आ गया बच्चों, माइनस 600। तो प्लस करना था, बट क्योंकि आंसर माइनस में आया है तो हम माइनस में लिख देंगे। प्लस माइनस माइनस होता है ना, डन सर। पीपी सेम है, मैं पी पे हूं, मुझे पी पे ही रहना है। एमपी एमपी सेम है, हो गया हमारा काम, राइट। तो देखो अब हमें क्या करना है, 20,000 में से 1000 गया, 19,000, 600 और गया तो 18,400 आंसर। दिस इज द आंसर। हो गया बच्चों हमारा काम। कितना इजी, कितना सिंपल, कितना सॉर्टेड। जो भी आपको चाहिए लेफ्ट में रखो, जो दिया हुआ राइट में रखो, सॉल्व करते चले जाओ। हो गया या नहीं हो गया, है ना? आ जाओ एक सवाल और करते हैं। सही सर, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है एनएनपी एट एफसी 25,000, डेप्रिसिएशन है 400, फीफा है 200, फीटा है 100, एनआईटी है 500। आपको बोल रहा है डोमेस्टिक इनकम बताओ कितना होगा। ऐसे ही आपसे नेशनल इनकम भी पूछ सकता है। मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम किसको बोलते हैं। लो सर, जल्दी से पॉज करके आंसर निकालो और कमेंट सेक्शन में भरो। डोमेस्टिक इनकम बताओ, नेशनल इनकम बताओ। आओ बच्चों जी, जो आपको चाहिए लेफ्ट में रखो। डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी को। ये मेरी मंजिल है, यहां पहुंचना चाहता हूं। मेरी मंजिल है 100 नंबर इकोनॉमिक्स में, 100 नंबर अकाउंट्स में, 100 नंबर बिजनेस स्टडीज। क्या बात है। और जो गिवन है वो यहां रख दो, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी उसको यहां रख दो, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है? 25,000, ये दिया हुआ है 25,000, ठीक हो गया। अब देखो बच्चों जी, मैं एन पे हूं, एन पे ही रहना है, बढ़िया बात है, कुछ नहीं करना। मैं नेशनल पे हूं, डोमेस्टिक पे जाना है। बच्चों मैं नेशनल पे हूं, यानी मेरी टोटल इनकम है इसके अंदर, देश वाली भी बाहर वाली भी। मुझे सिर्फ देश वाली चाहिए, डोमेस्टिक पे आना है। क्या करूं? अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो मुझे माइनस कर देनी चाहिए बाहर से आने वाली इनकम। भाई वो हटा दूं ना, नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए माइनस कर दूं, तो एनएफआई कैसे निकलेगा? फीफा माइनस फीटा, 200 माइनस 100, 100 आ जाएगा। 200 माइनस 100, 100 आ जाएगा। अब हमारे पास देखो पीपी सेम है, एफसी एफसी सेम है, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 24,900 रुपए। 24,900 रुपए आंसर। डोमेस्टिक इनकम पे आ गए हम लोग, ठीक है जी। ओके, सिंपली नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे आए, राइट। अब देखो बच्चों, इसमें ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, आजकल एग्जाम में आ रहे होते हैं। वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं, देखो आपको दिया हुआ है जीएनपी एट एफसी 25,000, आपको दिया हुआ है हम निकाल लेंगे यहां पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1,000, आपको दिया हुआ है फीफा 500, फीटा 200, उसके बाद आपको दिया हुआ है सब्सिडीज 1500, और आपको दिया हुआ है जी जैसे ले लो एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी दिया हुआ है 35,000, ऐसा दिया हुआ है। अब मैंने हाइपोथेटिकल बना दिया वैसी क्वेश्चन, और आपको इसने बोला कि हमें कैलकुलेट करके दो आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स बताओ कितना, आईटी बताओ कितना। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों आजकल एग्जाम में, जिसमें कोई ना कोई वैल्यू डेप पूछ लेगा कितना, या पूछ लेगा आईटी बताओ, सब्सिडी बताओ, फीफा बताओ, फीटा बताओ, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आजकल ट्विस्ट वाले। तो आपको क्या करना है, आपको दो एग्रीगेट दिए हुए हैं, जो तुम्हारा मन करे लेफ्ट में रख लो, जो तुम्हारा मन करे राइट में रख लो, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं पहले वाला पहले रख रहा हूं जीएनपी एट एफसी, बाद वाला बाद में रख रहा हूं एनएनपी एट एमपी। ये 25,000 दिया हुआ है, ये 35,000 दिया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं नेट से ग्रॉस, ऐसे ही चलूंगा,
ठीक है, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करना पड़ता है, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम लोग करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस कर दो जी डेप, प्लस कर दिया 1000, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस कर दिया 1000, ठीक है। अच्छा सर ओके, एन और एन तो सेम है, पी और पी तो सेम है, अब बताओ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है माइनस एनआईटी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे माइनस करना पड़ता है एनआईटी, राइट। अब मैं एनआईटी ही निकालूंगा पहले, क्योंकि एनआईटी किसका पार्ट है, आईटी का, मतलब आईटी एनआईटी का पार्ट है, सो सॉरी, आईटी एनआईटी में तो आएगा ना, तो मैं पहले ये निकालूंगा। तो देखो कैसे निकलेगा भाई, तुमको क्या करना है, सिंपली इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो एनआईटी विल बी 35000 प्लस 1000 माइनस 25000, ऐसा आ गया, देखो ये आ गया। तो बच्चों एनआईटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 प्लस 1 36, 36 माइनस 25 11000 रुपए, 11000 रुपए का एनआईटी आ गया यहाँ पे तुम्हारे पास, आ गया एनआईटी 11000। अब बच्चों एनआईटी की वैल्यू क्या होती है, या एनआईटी किसको बोलते हैं, एनआईटी बोलते हैं आईटी माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू 11000, क्या आ गया, एनआईटी हो गया आईटी माइनस सब्सिडीज, ओके। अब देखो मुझे सब्सिडी दिया हुआ है कितना, 1500 रुपए, तो मैं यहां पे बोलूंगा आईटी माइनस 1500 इज इक्वल टू 11000, तो क्या आप यहां से आईटी की वैल्यू निकाल सकते हो, 11000 प्लस 1500 तो 12500 इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, 12500 बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। तो ये हमारे पास ये सारे फॉर्मूलाज हैं, हमने यहां से एनआईटी तक पहुंचे, उसके बाद हम आईटी निकाल लेंगे। क्या ये क्लियर हुआ, समझ में आया बेटा। तो आपको क्या कर सकता है, वो इस तरीके से कोई भी दो एग्रीगेट्स दे सकता है और आपको बोल सकता है कि बीच वाली वैल्यू निकालो। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, लाइक सपोज ऐसा दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी, सपोज आपको दिया हुआ है 25000, या आप कुछ बदल देता हूँ 50000 कर देता हूँ, ठीक है, जीडीपी एट एमपी 50000 दे दिया, और आपको दिया इसने फीफा 1000, फीटा 800, ठीक है, और आपको दिया इसने एनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, ये इसने दे दिया आपको 56,000, ऐसा दे दिया, और आपको बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन बताओ कितना है, आपको बोल रहा है डेप्रिसिएशन बताओ कितना है, जीडीपी एट एमपी 56,000, एनएनपी एट एमपी 50,000। अब सोचो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए करना पड़ता है प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए करना पड़ता है माइनस एनएफआईए, बाकी तो सेम है, पी और एमपी ये तो सेम है, हमें डेप ढूंढना है, ठीक है, माइनस एनएफआईए, फीफा माइनस फीटा, 1000 माइनस 800 200 प्लस डेप। तो देखो बच्चों अब कैसे होगा, 56,000 इज इक्वल टू 50,000 में से 200 हटा दो तो 49,800 प्लस डेप। तो डेप की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेप की वैल्यू निकलेगी 56,000 माइनस 49,800, तो क्या वैल्यू आएगी 6,200, 56,000 माइनस 49,800, 6,200 रुपए हमारा डेप का आंसर आ गया। डेप्रिसिएशन है 6,200। तो देखो जरूरी नहीं है कि आपको एक एग्रीगेट दे दूसरा एग्रीगेट निकलवाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरीके का सवाल आ जाए जिसमें कुछ बीच वाला कंपोनेंट आपसे पूछे, ठीक है। तो चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ अनइंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ने तो सारी हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोलते हैं। तो बच्चों डोमेस्टिक टेरिटरी एक इस तरीके का शब्द है जो आपने कई बार सुना होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत सिंपल सा है कि हमारा एरिया जिसके अंदर पीपल, मनी एंड गुड्स बहुत इजीली इधर उधर हो सकते हैं। जैसे हम इंडिया में कहीं भी आ जा सकते हैं, सामान इंडिया में कहीं भी आ जा सकता है, पैसा इंडिया में आप कहीं भी आ जा सकते हो, भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो है ही। जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना बच्चों, तो इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड करनी होती है। तो हमारे पॉलिटिकल बॉर्डर्स तो सबको पता ही होता है, आम आदमी से पूछोगे वही बता देगा कि भैया बिना वीजा के जहां जहां जा सकते हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। बिल्कुल सही, बिना वीजा वाली तो है ही। उसके साथ यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो तुम्हें याद रखने हैं, मेन वो है पॉइंट्स। क्या एक्सेप्शंस है देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब हमारी सरकार जो मैनेज करती है, तो वो तो है ही है। उसके साथ साथ बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये हैं। सबसे पहले शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, जो भी हमारे भारतीय इंडियन रेजिडेंट्स के शिप्स और एयरक्राफ्ट्स हैं, हम वो भी हमारी टेरिटरी में ही कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो जो हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स जो दो या ज्यादा कंट्रीज के बीच में ऑपरेट करे जाते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट इंडिया का है, शिप इंडिया का है, लेकिन वो ऑपरेट करा जाता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, या इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, तो इंडिया से बाहर भी जाएगा, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कंसीडर किया जाएगा। तो ध्यान रखना, हमारे शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट्स। उसके बाद बच्चों हमारे फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स का मतलब जो फिशिंग करने के लिए बोट्स वगैरह यूज करी जाती हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, रिग्स का मतलब होता है बच्चों कंटेनर्स जो ऑयल और नेचुरल गैस को स्टोर करते हैं। देखो ऑयल और नेचुरल गैस में ना ब्लास्ट होने का, आग लगने का बड़ा डर रहता है, तो इनको पानी के अंदर स्टोर किया जाता है। तो बहुत सारे कंटेनर्स ऐसे हैं जो इंडियन ओशंस में हैं, पानी के नीचे हैं, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर करे जाएंगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बेसिकली पनडुब्बी वगैरह वो पानी के अंदर चले जाते हैं, सबमरीन्स वगैरह वो सारी आ जाएंगी, ठीक है, जो ऑपरेट करी जाती हैं इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा, सही है। उसके बाद बच्चों एम्बेसी, एम्बेसी समझते हो, जिनको हम लोग राजदूत भी बोलते हैं, जो हमारे फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं, सही, जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं हमारे, वो एम्बेसी में बैठते हैं। अब एम्बेसी क्या है, मैंने आपको ये पहले भी समझाया है बच्चों। एम्बेसी का बेसिक मतलब होता है कि जो हमारे ऑफिशियल्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप सपोज यूएस में जाओगे,
यूएस में किसी इंडियन को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका पासपोर्ट खो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, वो कहां जाए? तो यूएस में इंडियन एम्बेसी उसको मिलेगी, वहां पे जाके वो हमारे इंडियन ऑफिशियल्स को अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है, उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा था कि कनाडा में इंडिया का जो राजदूत था या एम्बेसी में जो बंदा था, उसको वापस बुला लिया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहां पे कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डर था कि वहां पे उसके साथ कुछ इस तरीके के इशू ना आए, है ना, तो वहां से उसको वापस बुला लिया था। इसी तरीके से इंडिया में कनाडा की एम्बेसी है। ठीक है, तो एम्बेसी ध्यान रखना, हमारी एम्बेसी कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, वो हमारी टेरिटरी रहेगी। यूएस में है कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टेरिटरी है। कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, हर देश में होगी, सब जगह हमारी टेरिटरी होगी वो। सिमिलरली अगर किसी देश की एम्बेसी इंडिया में, दिल्ली में बहुत सारी एम्बेसीज आपने देखा होगा, अगर इंडिया में कोई एम्बेसी है तो फिर वो उस पर्टिकुलर देश की टेरिटरी कहलाएगा। भाई जब बाहर जाके एम्बेसी तुम्हारा एरिया है तो यहां की एम्बेसी भी तो फिर उनका एरिया बनेगा ना बच्चों। तो एम्बेसी जिस देश की है उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, हो चाहे कहीं भी। ठीक है, कॉन्सुलेट्स है, कॉन्सुलेट्स हम किसको बोलते हैं? कोई कॉन्स्यूल के ऑफिस को बोलते हैं। कॉन्स्यूल कौन होता है? गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो सीधा आएगा, कॉन्सुलेट किसकी टेरिटरी में आता है? डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, बच्चों कोई मिलिट्री का कैंप है, हमारी इंडियन आर्मी का कोई कैंप है जो ट्रेनिंग के लिए हमने कहीं बाहर लगाया है, तो वो भी हमारी टेरिटरी में आएगा, भले ही इंडिया के बाहर हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये थोड़े एक्सेप्शंस हैं। शिप्स और एयरक्राफ्ट याद रखना, फिशिंग वेसल्स याद रखना, ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए इंडियन रेजिडेंट्स के तभी। ठीक है, हमारी एम्बेसी, हमारा कॉन्सुलेट, हमारा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। ओके, अब क्या नहीं आएगा हमारी टेरिटरी में? एम्बेसी किसी और देश की, कॉन्सुलेट किसी और देश का, मतलब किसी और कॉन्स्यूल का ऑफिस। सपोज कोई यूएस का रिप्रेजेंटेटिव है, वो इंडिया में आके कहीं रुक रहा है, अब रिप्रेजेंट तो वो यूएस को करता है, इंडियन गवर्नमेंट से कुछ डिस्कशन के लिए आया है वो, तो कहीं ना कहीं जो उसका जहां पे उसको रुकाया जाएगा कॉन्सुलेट, वो वहीं की टेरिटरी में कंसीडर किया जाएगा। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो गया किसी फॉरेन कंट्री का, राइट? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये भले ही हमारी बाउंड्रीज में हो लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी। राइट, डन सर। अब देखो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, बताओ कौन से हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी है? तो भारत के अंदर अंदर प्लस कुछ एक्सेप्शंस। चलो देखते हैं। इंडियन कंपनी लंदन में, अब देखो ये लंदन में है, इंडिया में तो नहीं है, इंडिया से बाहर है, तो क्या ये एक्सेप्शन में है? क्या ये एम्बेसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, कॉन्सुलेट है? उसमें तो कुछ भी नहीं। हमारी टेरिटरी में आने के लिए क्या है? या तो आप इंडिया में हो या फिर आप कुछ एक्सेप्शंस है उनमें हो। तो लंदन में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। दिस इज नोट, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में, अब देखो इंडिया में आ गया ना, इंडिया में आते ही हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। यस बिल्कुल। कंपनी इन इंडिया, देखो कंपनी इंडिया में है, किसकी है? जापानीज की है, कोई बात नहीं भाई, है तो हमारी टेरिटरी में ना, आंसर होगा यस। ऑफिस ऑफ रिलायंस इन न्यूयॉर्क, अब देखो रिलायंस एक इंडियन कंपनी है लेकिन वो न्यूयॉर्क में है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा बच्चों। डोमेस्टिक टेरिटरी में आने के लिए या तो इंडिया में हो या आप एक्सेप्शन में हो। ठीक है, किसी फॉरेन बैंक का ब्रांच इंडिया में है, टेरिटरी में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, देखो इंडिया का एम्बेसी जापान में, अब देखो ये जापान में है, इसका मतलब इंडिया में तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन में तो आता है। एक्सेप्शंस में यही तो पढ़ा था हमने, है ना, तो ये भी हमारी टेरिटरी में आएगा क्योंकि इंडियन एम्बेसी है। एसबीआई की ब्रांच चाइना में, भाई चाइना में है, नहीं आएगा। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशिया की एम्बेसी कहां पे? इंडिया में। बेटा एम्बेसी जिस देश की होती है वहां का डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, तो यहां की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। रशिया की एम्बेसी रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है, डन सर। नेक्स्ट, नॉर्मल रेजिडेंट किसको बोलते हैं? बेटा नॉर्मल रेजिडेंट बहुत ही सिंपल है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो, अभी मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा समझो जो इंडिया में स्टे करेगा फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, और उसका रहना, खाना, कमाना, खर्चा सब यहीं से चलेगा। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो एक ऐसा इंसान जो किसी भी देश में रह रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब वही खाना, कमाना, खर्चा, वो सब उसी देश से होता है, उसको हम वहां का नॉर्मल रेजिडेंट बोल देते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल or an institution who resides in a country for more than 1 year and whose center of economic interest also lies in that country। अब हमारे रेजिडेंट्स कौन नहीं होंगे? भारत में रहने वाले लोग कौन नहीं माने जाएंगे? टूरिस्ट जो घूमने के लिए आए, विजिटर्स जो घूमने के लिए आए। अब जैसे महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ में बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो क्या वो इंडियन रेजिडेंट्स बन गए? नहीं सर, रेजिडेंट तो नहीं बने, वो तो आएंगे, कुंभ में जाएंगे, वहां से वापस चले जाएंगे, तो वो सिर्फ विजिटर्स हैं, वो हमारे रेजिडेंट नहीं है। इसी तरीके से फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, बच्चों जो एम्बेसी का स्टाफ है, क्योंकि एम्बेसी तो वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, तो वो भी हमारे रेजिडेंट नहीं होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये भी हमारी टेरिटरी में नहीं आती, तो ये भी हमारे रेजिडेंट्स नहीं होंगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज, ये भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं बनेंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हमारे देश में 1 साल से ज्यादा काम कर लेते हैं, इफ दे वर्क इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 1 ईयर, they become the residents of the country from which the organization is being operated। जहां से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है वहां के रेजिडेंट माने जाएंगे। ओके, चलो अब इसका एग्जांपल्स देखो, कौन कौन से नॉर्मल रेजिडेंट में आएगा, कौन कौन सा नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ मैं कराता हूं, कुछ मैं आपको होमवर्क में दूंगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, हज के लिए जो इंडियन मुस्लिम्स जा रहे हैं, क्या वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं? अब है तो इंडियन ही ना बेटा, इंडियन मुस्लिम्स है, हज में जाएंगे, वहां से आ जाएंगे, तो डेफिनेटली यस, ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं बिल्कुल। अगला, फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में आ रहे हैं ताजमहल देखने के लिए, बच्चों ये टूरिस्ट है, इंडिया में आ रहे हैं ताजमहल देखने के लिए, टूरिस्ट है, तो रेजिडेंट कहां से हो जाएगा? ये तो फॉरेन टूरिस्ट है, तो रेजिडेंट नहीं होंगे। ठीक हो गया, परफेक्ट। अच्छा ये वाला आप मुझे बताओ, चलो बाकी तुम लोग बताओ मुझे, बाकी तो बेसिक बेसिक है, ये तुम्हारा होमवर्क। चलो कुछ एक दो और कर लेते हैं, जैसे जापानीज टूरिस्ट
इंडिया में आया 2 महीने के लिए, अब जापानीज टूरिस्ट इंडिया में आया 2 महीने रहेगा फिर चला जाएगा, तो ये भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। ठीक है, इंडियंस पाकिस्तान जा रहे हैं, इसे बदल देते हैं, पाकिस्तान तो नहीं जाती है इंडिया, तो हम लोग बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इंडियंस जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो भाई क्रिकेट मैच देखने के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो फिर हमारे ही क्या रहेंगे, वो नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे भाई। ठीक है, देख के आ जाएंगे मैच, उन्होंने वहीं थोड़ी ना रहना है, देख के आ जाएंगे, तो हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट्स रहेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या ये बात? सही है, चलो अब ये तुम्हारा होमवर्क है, लो ये बताओ मुझे कमेंट में, ये बताओ मुझे कमेंट में, ये बताओ मुझे कमेंट में चेक करके कि क्या ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं या नहीं है। देखता हूं तुमको कितना समझा, ये कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। चलो सर आगे चलते हैं। अब आ रहा है बच्चों इंडिया की सिटीजनशिप किसको बोलते हैं। देखो बच्चों, सिटीजन कौन है हमारे देश में, जो हमारे देश में जिसको वोट देने का अधिकार है उसको हम इंडियन सिटीजन बोलते हैं। अब इंडियन सिटीजन कैसे बनता है इंसान इंडिया में, तो सिटीजन बनने के लिए बच्चों जो हमें कैटेगरीज दी गई हैं वो ये है, या तो बॉर्न इन इंडिया, या तो इंडिया में जिसका जन्म हुआ हो, या फिर जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ करा हो कि इंडियन गवर्नमेंट आपको सिटीजनशिप दे रही है तो आप यहाँ के सिटीजन, भाई हम सब भारत में पैदा हुए तो हम इंडियन सिटीजन हैं। या फिर अगर कोई पैदा भी नहीं हुआ और उसको इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया तो फिर वो इंडियन सिटीजन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन सिटीजनशिप 2 तरीके से आती है, अगर अ पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया, या तो इंडिया में पैदा हुआ, या फिर भले ही आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुआ लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया। इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, ये लॉ का कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। अब आता है रेजिडेंशिप। रेजिडेंशिप बच्चों हमने पीछे पढ़ ली, रेजिडेंशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कोई कानून का लेना देना नहीं है, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि आप जिस देश में रहने लग जाते हो, वहां से कमाने खाने लग जाते हो, आप वहां के रेजिडेंट हो जाते हो। जैसे सपोज कोई इंडियन सिटीजन है, सपोज हमारा चिंटू ही है, चिंटू अब इंडिया में पैदा हुआ लेकिन वो चला गया इंडिया से बाहर, पढ़ लिख के यूएस चला गया, अब वहीं रह रहा है। अब देखो है तो इंडियन सिटीजन लेकिन रेजिडेंट यूएस का हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो हमारा इंडियन रेजिडेंट नहीं है ना, इसका मतलब वो सिटीजन तो है लेकिन रहता है वो यूएस में। ठीक हो गया बच्चों, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन। इंडिविजुअल को हम नॉर्मल रेजिडेंट कब मानते हैं, इफ ही ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा एक देश में रहे और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में हो। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब वही खाना कमाना खर्चा। ठीक है, ओके। अब ये एग्जांपल देखो, एक चाइनीज है, चाइना का बंदा है, इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज्यादा, सोचो इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज्यादा, तो अगर इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहा है बच्चों तो इसका मतलब वो इंडियन रेजिडेंट तो हो गया, बट क्या वो इंडियन सिटीजन भी हो गया? सिटीजनशिप तो बाय बर्थ होगी, वो तो हुआ नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अलाउ नहीं करा तो सिटीजन तो नहीं हुआ, लेकिन रेजिडेंट जरूर है क्योंकि 1 साल से ज्यादा रह रहा है। ठीक है, बढ़िया। अब आ रहा है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। यहां से बच्चों आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होंगे, अभी तक जितने भी टॉपिक्स करे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। क्या फर्क है सर दोनों में? बच्चों फैक्टर इनकम पहली बात फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलेगी, किसी लिए मिलेगी? फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, उन्होंने जो अपनी सर्विसेज दी हैं उसके लिए। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे जितने भी लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मुझे अगर इसके बदले में कोई फीस मिल रही है तो वो फैक्टर इनकम में आएगा मेरे, क्योंकि मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूं, मैं अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा हूं, है ना। वहीं पे बच्चों ट्रांसफर इनकम किसको मिल जाती है? ट्रांसफर इनकम बेसिकली नॉर्मली एज अ गिफ्ट रिसीव हो जाती है, एज अ गिफ्ट आपको रिसीव हो जाएगी विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज इन रिटर्न। हमने कोई भी सर्विसेज नहीं दी लेकिन हमको फ्री में कोई पैसा मिल गया, बिना कुछ करे कोई पैसा मिल गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने रिलेटिव्स के घर में जाओ हो छुट्टियों में, जब वहां से आओगे तो नाना जी, नानी जी या मामा जी, व्हाटएवर, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं हमारे, वो हमें वापसी में 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए श्रद्धा अनुसार ऑफर करते हैं कि ले बेटा, ले बेटा, ले बेटा, और हम लोग बड़े मजे में कहते हैं नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, मम्मी देखो, मम्मी मम्मी, भाई नहीं नहीं, फिर आप चुपचाप पकड़ ही लेते हो, अरे लाओ यार, जाके अपना मस्त बर्गर पिज्जा खाएंगे। वो क्या है? बिना मेहनत के मिल रहा है, ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर इनकम क्या है? एक तरीके से जो आपको गिफ्ट सीधा रिसीव हो गया बिना कोई सर्विस दिए, आपने कुछ काम नहीं करा उसके लिए, तो ये बेसिकली रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, ये है अर्निंग कॉन्सेप्ट। अर्निंग का मतलब बच्चों इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, भाई पढ़ाना पड़ेगा मुझे तभी कोई पैसे देगा, नहीं तो कोई क्यों देगा भाई, नहीं देगा, सीधी सीधी सी बात है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज, जैसे रेंट मिला, वेजेस मिली, इंटरेस्ट मिले, प्रॉफिट मिला, मेहनत करके मिले भाई। ट्रांसफर क्या होता है? जो बिना किसी सर्विस के मिल जाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप मिल गया, स्कॉलरशिप बच्चों को मिल जाता है ना। स्कॉलरशिप में क्या है? आपकी फीस पूरी की पूरी गवर्नमेंट भरेगी, आप उसके लिए गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपने सिंपली एग्जाम दिया एक स्कॉलरशिप के लिए या अप्लाई करा, कई जगह तो एग्जाम भी नहीं होता, अप्लाई करा, आपका नंबर आ गया तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी, सीधी सीधी सी बात है। ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन, जो ओल्ड एजेड पर्सन होते हैं उनको जो पेंशन मिलती है बिना कुछ करे मिल रही है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब बच्चों ट्रांसफर इनकम में आ जाता है। एक डिफरेंस दिया हुआ है देखो, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है मेहनत करने के बदले में, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, और ये जो है ये मिलता है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, बिना भी किसी सर्विसेज के। अब जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना बच्चों, तो नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम कंसीडर करते हैं, क्योंकि फैक्टर के बदले में ही कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुआ होता है, ट्रांसफर के बदले में थोड़ी ना कोई प्रोडक्शन हुआ है, तो वो हम कंसीडर नहीं करते। तो क्या बोल रहा है? इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम।
इट इज नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, ना तो नेशनल में ना डोमेस्टिक में। इसके बाद बच्चों कॉन्सेप्ट फैक्टर जो है ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है। अर्निंग का मतलब फैक्टर इनकम कमानी पड़ती है भाई, ये बस मिल जाती है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। ये किसको मिलती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट को। एग्जांपल देखो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उसके एग्जांपल स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। क्या बात है सर। अब आ रहा है मस्त सवाल, मस्त, और इसको मैं मस्त समझा दूंगा तुम्हें, मजा आ जाएगा तुम्हें। ये क्लियर हो गया? ये एग्जाम में आ सकता है बच्चों, साउदर्न इंडिया सवाल क्लासिफाई करने को आ सकता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अभी बता रहा हूं, बोर्ड में आ गया, फिर मुझे मत कहना कि बताया नहीं था। आएगा, कर लेना अच्छे से। अब ये देखो, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। अब बच्चों अगर तुम्हें कोई बोले ना कि बताओ कि मिल्क या वीट या कोई भी सामान, फर्नीचर, कैमरा, माइक, बोर्ड, ये कर्टन, कुछ भी, मेरी चप्पल, मेरे कपड़े, सब कुछ, बताओ ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है। आप बोलना सवाल अधूरा है भैया, आपका सवाल ही अधूरा है। हम नाम से नहीं बताते, हम कर्म से बताते हैं, हम काम से बताते हैं। हमें बताओ कि कोई भी गुड कैसे यूज हो रहा है। सपोज अगर कोई भी सामान आपने खरीदा है या तो रीसेल करने के लिए या फिर उसका फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए विद इन द सेम ईयर, विद इन सेम ईयर। बच्चों विद इन सेम ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तो वो इंटरमीडिएट गुड में आ जाएगा। और अगर आपने गुड खरीदा है या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कौन करती है? फर्म करती है। कंजम्पशन नॉर्मली कौन करते हैं? हाउस होल्ड्स करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको मिल्क का एग्जांपल देता हूं बच्चों। मिल्क, अगर मिल्क खरीद रहा है कोई डेयरी वाला, ठीक है, तो मुझे बताओ बच्चों डेयरी वाला मिल्क क्यों खरीदेगा? पीने के लिए खरीदेगा क्या? डेयरी वाला उसको रीसेल करेगा, रीसेल करेगा तो इंटरमीडिएट गुड हो गया। देखो अब मिल्क खरीद रहा है डॉली चाय वाला, डॉली 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 डोला रे डोला रे डोला। लो जी, डॉली चाय वाला क्या करेगा? मिल्क का डॉली चाय वाला करेगा उसका फर्दर प्रोडक्शन, चाय बनाएगा, इंटरमीडिएट हो गया। वही मिल्क खरीद रहा है चिंटू, अपना चिंटू बदमाश, अपना चिंटू अगर मिल्क खरीद रहा है तो क्या करेगा भाई? वो घर पे यूज करेगा, कंज्यूम करेगा। देखो हाउस होल्ड हो गया, कंज्यूमर हो गया ना, फाइनल गुड हो गया बच्चों। सही है। अब फर्म को इन्वेस्टमेंट, मिल्क का इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना होगा, तो देखो कौन खरीद रहा है इससे फर्क पड़ता है बच्चों। तो अगर वो कैसे यूज हो रहा है? रीसेल करने के लिए, इंटरमीडिएट। फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है विद इन द सेम ईयर, इंटरमीडिएट। फर्म में रखा जा रहा है, फाइनल। किसी कंज्यूमर ने लिया है, फाइनल। सर एक और एग्जांपल बताओ ना प्लीज, अभी थोड़ा क्लैरिटी नहीं आई, आ जाओ। प्रिंटर खरीदा बच्चों, किसने खरीदा? प्रिंटर खरीदा सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स ने या सोनू प्रिंटर्स ने। सोनू प्रिंटर्स का क्या काम है? प्रिंटर बेचना। क्या करेगा? रीसेल करेगा, इंटरमीडिएट में आ गया। ठीक है, यही प्रिंटर खरीदा, किसने खरीदा बच्चों? यही प्रिंटर खरीदा एक स्कूल ने। अब स्कूल क्या करेगा इस प्रिंटर का? बच्चों स्कूल के लिए तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, स्कूल के लिए तो कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे उससे आने वाले टाइम में। स्कूल ने तो वो इन्वेस्टमेंट करा, एसेट खरीदा, फाइनल हो गया। देखो वही प्रिंटर जब रीसेल करा जा रहा था, इंटरमीडिएट था। वही प्रिंटर किसी स्कूल ने खरीदा, फाइनल हो गया। इसका मतलब कोई भी गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहां यूज हो रहा है। कैमरा ले लो, यही वाला कैमरा ले लो। फॉर एग्जांपल ये जो कैमरा जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं, ये कैमरा खरीदा किसी कैमरा शॉप वाले ने, क्या करेगा? वो रीसेल करेगा, इंटरमीडिएट हो गया। यही कैमरा मैंने खरीदा, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो उसको हाउस होल्ड की तरीके से कंज्यूम कर रहा हूं भाई, घर पे यूज कर रहा हूं, अपने फोटो खींचता हूं अपनी मस्त, है ना। तो ये मेरे लिए क्या बन गया? फाइनल गुड बन गया, राइट। और वैसे भी कोई भी गुड बच्चा, कोई भी गुड, चाहे आप हाउस होल्ड हो चाहे आप फर्म हो, अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा के लिए है, ध्यान रखना 1 साल से ज्यादा के लिए अगर आपके पास कोई गुड है तो वो सीधा सीधा आपके लिए क्या बन जाता है? फाइनल गुड बन जाता है। इंटरमीडिएट गुड तभी है या तो आप उसको रीसेल करोगे या आप उसका फर्दर प्रोडक्शन करोगे विद इन द सेम ईयर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, हम लोग लेते हैं फर्टिलाइजर परचेज्ड बाय फार्मर। अब देखो बच्चों फार्मर खरीद रहा है तो फार्मर फर्टिलाइजर बेचेगा तो नहीं, लेकिन क्या वो उससे फर्दर प्रोडक्शन कर लेगा विद इन द सेम ईयर? भाई वो उसको यूज कर लेगा ना, उसका फॉर्म चेंज कर देगा, उसको यूज कर लेगा विद इन द सेम ईयर। तो ये इंटरमीडिएट बन गया, क्योंकि फार्मर क्या करेगा? उससे फर्दर प्रोडक्शन करेगा। अब देखो फार्मर उसको कंज्यूम तो कर नहीं रहा है कंज्यूमर, ना ही फार्मर के लिए वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट होती है लंबा चले, 1 साल से ज्यादा चले, ऐसा भी नहीं है, तो इंटरमीडिएट हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब बच्चों एक चीज और, ये जो हमारे पास कंज्यूमर के तौर पे हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, इन्हीं को हम लोग कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? कंजम्पशन गुड्स। इसका मतलब फाइनल गुड का एक पार्ट है कंजम्पशन गुड, राइट। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए एज अ फर्म खरीदा है तो इसी को हम कैपिटल गुड भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब फाइनल गुड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या तो कंजम्पशन गुड या कैपिटल गुड। कंजम्पशन कब है? जब कोई कंज्यूमर खरीदे। कैपिटल कब है? जब कोई फर्म खरीदे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं, हम इसको, मैं सबको हटा दूं, स्क्रीनशॉट लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बन रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, अब इतना बड़ा कैसे हो गया? ओ बेटा छोटा हो जा रहा है, छोटा हो जा बेटा। अब बच्चों एज्यूम करो आप कि कपड़ा खरीदा, क्लोथ। किसने खरीदा क्लोथ? क्लोथ खरीदा श्याम गारमेंट्स ने।
भाई श्याम गारमेंट्स क्या करेगा कपड़े का? श्याम गारमेंट्स या तो रीसेल करेगा या उससे फर्दर प्रोडक्शन करके सेम ईयर में बेचने लगेगा, वो बन गया इंटरमीडिएट। क्या बन गया? इंटरमीडिएट। यही कपड़ा खरीदा चिंटू ने, यही कपड़ा खरीदा चिंटू ने। चिंटू क्या करेगा? चिंटू उसको पहनेगा, यूज करेगा, तो चिंटू तो कंज्यूमर हो गया। तो ये बन गया फाइनल गुड, और फाइनल में भी कौन सा? कंजम्पशन। फाइनल में भी कौन सा? कंजम्पशन। ठीक है, अब यही कपड़ा बच गया, स्टॉक ऑफ क्लोथ लेफ्ट अनसोल्ड विद श्याम गारमेंट्स। बच्चों इसी श्याम गारमेंट के पास कपड़ा बचा रह गया साल के एंड में, यानी पूरा साल हो गया, बिका नहीं है, कुछ माल बच गया। उसने 1000 जैकेट मंगाई थी, 800 बिक गई, 200 बची रह गई। अब देखो क्या वो एक साल से ऊपर चला गया? एक साल से ऊपर चला गया तो वो इंटरमीडिएट में तो नहीं आएगा, फाइनल में जाएगा। लेकिन फाइनल में श्याम गारमेंट कंज्यूमर तो नहीं है, तो कंजम्पशन में तो नहीं आएगा, किसमें जाएगा? कैपिटल में। ये बना गया कैपिटल में। समझे? ओके। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मैंने वीट खरीदा एज अ कंज्यूमर, मैंने वीट खरीदा बच्चों एज अ कंज्यूमर, तो वो क्या हो गया मेरे लिए? फाइनल गुड कंजम्पशन। वीट खरीदा था किसी दुकानदार ने, लेकिन माल बचा रह गया एक साल से ज्यादा, क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उसका, अगले साल बिकेगा वो, फाइनल में चला जाएगा कौन सा? कैपिटल गुड्स। ठीक है, ऐसे ही फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, प्रिंटर परचेज बाय स्कूल, कॉलेज, फर्म, तो फर्नीचर, प्रिंटर, कोई भी सामान इस तरीके का जो एक साल से ज्यादा के लिए यूज आएगा, सारे के सारे फाइनल में कैपिटल गुड्स होते हैं। क्लैरिटी आ गई? जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, बस यूज देख लो, इंटरमीडिएट है या फाइनल है। फाइनल है तो कंज्यूमर ने अगर खरीदा तो कंजम्पशन, किसी फर्म ने खरीदा तो कैपिटल। अब कंजम्पशन के बच्चों 4 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। अगर कोई भी सामान लंबा चल रहा है एक साल से ज्यादा, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल। अब ड्यूरेबल क्या होते हैं? जैसे मैंने ये बोर्ड खरीदा 3-4 साल से चल रहा है, मस्त ड्यूरेबल हो गया मेरे लिए, मैं तो कंज्यूमर हूं ना। ठीक है, अच्छा वैसे तो मैं पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं, पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैं तो फर्म हो जाऊंगा, है ना, मैं फर्म हो जाऊंगा, तो मेरे लिए तो ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सपोज आप ये लो, आपने घर में जो टीवी खरीदा, आपने आपके घर में जो टीवी खरीदा, अब आप तो कंज्यूमर हो, आप उस टीवी से क्या कोई पैसे थोड़ी कमा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? उस टीवी को देख रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए आपने लिया, तो आपके लिए वो ड्यूरेबल है। ठीक है, कुछ होते हैं सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल होते हैं बच्चों जो कभी कभी 6-7 महीना, 5 महीना, 4 महीना ऐसे चलेंगे, कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, ये सेमी ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नॉन ड्यूरेबल जो 1-2 दिन चलेंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क वगैरह, नॉन ड्यूरेबल। एंड देन वी हैव सर्विसेज, कोई भी सर्विस, जैसे आप मेरी सर्विसेज ले रहे हो, वो भी फाइनल गुड में आ जाएगा। डॉक्टर की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, ये सब फाइनल गुड्स में कंजम्पशन, और कंजम्पशन में ड्यूरेबल जो लंबा चले, नॉन ड्यूरेबल जो 1-2 दिन चले, सेमी ड्यूरेबल 5-6 महीने चले, सर्विसेज आपके सामने, लेकिन कंज्यूमर खरीद रहा हूं। ठीक है, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। आओ जी, अब मैं आपको थोड़ा पढ़वा देता हूं कि लिखा क्या है, समझ तो लिया हमने। देखो सर, सीधा हम यहां पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीजें आगे लिखी हैं, ये है हमारे लिए मेन चीज। देखो फाइनल गुड कौन से होंगे बच्चे? वो गुड्स जो आपने यूज करे हैं ईदर फॉर कंजम्पशन, या तो कंजम्पशन के लिए, ठीक है, ध्यान रखना कंजम्पशन हाउस होल्ड करता है, और फॉर इन्वेस्टमेंट, ये फर्म्स में होगा। इंटरमीडिएट कहां पे यूज होगा? या तो रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, नेचर क्या है? ये हम नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये फाइनल हो चुका है, इसमें कोई और वैल्यू एडिशन नहीं होना है ना। लेकिन जो इंटरमीडिएट है वो कहीं भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अभी उनमें वैल्यू एडिशन होना है अभी, और नहीं तो फिर 2 बार काउंट हो जाएगा ना बच्चों। अगर इंटरमीडिएट पे काउंट कर लिया, फिर फाइनल में भी काउंट कर लिया, तो 2 बार काउंट हो गया नेशनल इनकम में। तो हम इंटरमीडिएट जो भी बन रहा है या उसमें वैल्यू एडिशन होना है, उसको हम कंसीडर नहीं करते नेशनल इनकम में। वैल्यू एडिशन इसमें बच्चों नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी रेडी टू यूज है, फाइनल है, रेडी टू यूज है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। हमने घर के लिए दूध खरीदा तो हम यूज करेंगे, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना। लेकिन डॉली चाय वाला 10 रुपए का दूध खरीद के उससे 5 चाय बनाएगा और 10-10 रुपए की 5 चाय बेचेगा, तो 10 के 50 बनाए ना उसने वैल्यू एडिशन करके, तो इसमें वैल्यू एडिशन होता है, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड। ठीक है, प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है बच्चों? जो चीजें रेडी टू यूज होती हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके होते हैं, यानी इसमें अब फर्दर प्रोडक्शन कुछ नहीं होना। लेकिन जिनमें अभी वैल्यू एडिशन होना है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर होते हैं, मतलब उसमें अभी प्रोडक्शन होगा। तो देखो लिखा हुआ है दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री और दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, फिर एग्जांपल्स लिखे हुए ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डन सर, चलो जल्दी जल्दी से आओ, देखते हैं कि ये फाइनल है या ये इंटरमीडिएट है। चलो सोच के बताना, ठीक है, पहले अपने पास पॉज करके लिख लो कॉपी में, फिर देखते हैं कितना समझ में आया तुमको। देखो बच्चों, फर्नीचर खरीदा एक स्कूल ने, सर स्कूल ने फर्नीचर खरीदा। पहले सोचो, क्या स्कूल फर्नीचर बेचता है? रीसेल करेगा, फर्दर प्रोडक्शन तो करेगा, उससे पढ़ा तो रहा है स्कूल में, लेकिन एक साल के अंदर थोड़ी लंबे समय तक चलेगा वो। तो क्या स्कूल एक कंज्यूमर है? नहीं सर, कंज्यूमर तो नहीं है, फर्म है। हाँ, स्कूल तो एक फर्म है, तो ये बच्चों बेसिकली फाइनल में जाएगा। ऑल्दो इतना ही बताना है कि इंटरमीडिएट है या फाइनल है, मैं आगे का भी बता रहा हूं। फाइनल में कैपिटल है बेटा, फाइनल में कैपिटल गुड। ठीक है, कंप्यूटर ऑफिस में लगे हैं, ऑफिस में लगे हैं, सेम फाइनल है, कैपिटल है, क्योंकि एक साल से ज्यादा चलेंगे। मोबाइल फोन मोबाइल डीलर ने खरीदा है, मोबाइल फोन मोबाइल डीलर क्यों खरीदेगा? रीसेल करने के लिए, इंटरमीडिएट हो गया बच्चों। चौक डस्टर स्कूल ने खरीदा है बच्चों। अब सोचो, चौक और डस्टर स्कूल ने खरीदा है, क्या चौक और डस्टर से टीचर पढ़ाएगा? और चौक और डस्टर क्या एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी? भाई कौन सा स्कूल है जो चौक का ट्रक मंगाता है कि 4 साल तक चौक चलेगी? यूज हो जाती है, स्कूल वाले फिर मंगा लेते हैं, 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद खत्म हो जाती है, फिर मंगा लेते हैं। तो चौक वगैरह इंटरमीडिएट है, क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर अंदर बच्चों ये यूज हो जाती है पूरी। ठीक है, बचा हुआ माल, अनसोल्ड कोल, बचा हुआ माल है, फाइनल है, कैपिटल है। मिठाई की दुकान वाले ने मिठाई खरीदी, मिठाई की दुकान वाले ने चीनी खरीदी, चीनी, इंटरमीडिएट, मिठाई बनाएगा ना वो उससे। फर्म में रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, फाइनल, कैपिटल। ठीक है, फर्म में लगा हुआ है, घर में लगा होता तो फाइनल, कंजम्पशन। डन, ले लो स्क्रीनशॉट। डन सर। अब आ रहा है प्रोडक्शन बाउंड्री। क्या होता है मैंने बता दिया। प्रोडक्शन बाउंड्री वो लाइन है जिसके अंदर अगर प्रोडक्शन अभी हो रही है
तो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है, प्रोडक्शन हो चुकी है तो आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री हो जाएंगे। अब आ रहा है बच्चों कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कंजम्पशन गुड्स वो है जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है डायरेक्टली, ठीक है, जैसे ब्रेड बटर शर्ट पेन, एक कंज्यूमर खरीद रहा है। अब कौन कौन से होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज, पढ़ लिए सर सारे के सारे। कैपिटल कौन से होते हैं, कैपिटल वो होते हैं जो हमें मदद करते हैं कुछ और प्रोड्यूस करने में, जैसे प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट्स, राइट। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जब इकोनॉमी में कैपिटल एसेट्स बढ़ते हैं उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोल देते हैं। लो सर, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड्स में क्या फर्क है। कंजम्पशन गुड्स कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदता है, तो ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है डायरेक्टली। देखो क्या लिखा हुआ है, दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, ये ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, जैसे भाई मैं कोई फर्म हूं और मेरी फर्म में कोई मशीन लगी हुई है, मैं फर्नीचर बनाता हूं, तो मैं कहीं ना कहीं कंज्यूमर की नीड तो सेटिस्फाई करता ही हूं ना, लेकिन इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता हूं सामान को बेच के, तो ये इनडायरेक्टली करता है। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाते क्योंकि कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, बात खत्म। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं बच्चों, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं। भाई मशीनें लगाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना तुम्हारा। इसके बाद कंजम्पशन गुड्स जो है इनकी लिमिटेड लाइफ होती है, जनरली लिमिटेड लाइफ होती है, ड्यूरेबल को छोड़ के। कैपिटल गुड्स की काफी लंबी लाइफ होती है, 1 साल से ज्यादा होती है, ठीक है। डन सर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों हमारे पास आ रहा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ये हमने पढ़ लिया था। ग्रॉस कौन सा होता है, वैल्यू डेप्थ से पहले का। नेट कौन सा होता है, डेप्थ के बाद का। पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, ग्रॉस से नेट पे आना है तो माइनस डेप्थ, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्थ, ठीक है। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, ये भी बता दिया था। फिक्स एसेट की वैल्यू जब कम होती है वियर एंड टियर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वो रीजंस लिखे हुए हैं। कैपिटल लॉस किसको बोलते हैं बच्चों, ये कई बार एग्जाम में आता है, प्लीज ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन में एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है। एक्सपेक्टेड का मतलब हमें पता होता है कि टेक्नोलॉजी नई आएगी। कैपिटल लॉस का मतलब होता है वो एसेट खत्म ही हो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस होता है। नेचुरल कैलेमिटी आती है, चोरी होती है, एक्सीडेंट होता है। अब जैसे कैमरा या मेरी लाइट थी, वो लाइट मेरी पुरानी तो हो रही थी, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला, यूट्यूब पे भी डाला, मेरी लाइट टूट गई बिजनेस स्टडीज की वीडियो बनाते हुए, तो पुरानी तो हो ही रही थी, डेप्रिसिएशन तो लग रहा था, लेकिन चल तो रही थी। अब कल वो गिरी गई, बेड पे रखी हुई थी मैंने किसी तरीके से टिका के, अब मेरे डॉगी ने जंप मारा गद्दे से सीधा नीचे लाइट, अब लाइट टूट ही गई, अब वो चल तो नहीं पा रही, तो वो क्या हो गया, कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस और डेप्थ में क्या फर्क होता है, डेप्थ में सामान पुराना होता चला जाता है लेकिन आप स्टिल उसको यूज करते हो, कैपिटल लॉस में तो प्रोडक्शन ही रुक जाता है, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस है डेप्थ और कैपिटल लॉस का। देखो ये डेप्थ की डेफिनेशन जो पीछे पड़ी सेम। कैपिटल लॉस क्या है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस, नेचुरल कैलेमिटी, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन में बच्चों हम प्रोविजन बना के चलते हैं, यानी डेप्रिसिएशन हमें पता होता है लग रहा है तो हम रेडी रहते हैं चीज को कि कभी 1 साल बाद 2 साल बाद रिप्लेस करना पड़ेगा। कैपिटल लॉस में ऐसा नहीं होता, सडन होता है, ये तो कोई प्रोविजन कोई रेडी नहीं होता इसके लिए। उसके बाद ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता, वो कर देता है, ओके। एनआईटी क्या होता है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड सब्सिडीज, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार लगाती है हमारे पे और सब्सिडीज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट भी मैंने आपको बता दिया था कि सामान को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और मार्केट प्राइस क्या होता है, जिस पे सामान बाजार में बिकेगा। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे आते हैं, ये भी सब हमने कल पढ़ लिया था। दिस इज द रिवीजन फॉर यस्टरडेज क्लास। देन वी हैव नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी पढ़ लिया था बच्चों। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए एनएफआईए माइनस करना पड़ता है, इधर प्लस करना पड़ता है। डिफरेंस क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, ये सब कल पढ़ा दिया था। अब बच्चों जो आप बाहर से पैसा कमाते हो वो किस किस फॉर्म में कमा सकते हो, सर जो हम बाहर से पैसा कमाते हैं वो हम कमा सकते हैं या तो सैलरी की फॉर्म में यानी कॉम्पनसेशन, या फिर प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से कोई धंधा कर ले, कोई रेंटल इनकम कमा ले, या फिर आपकी सेविंग्स। तो ये ध्यान रखना, कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए आर इंपॉर्टेंट, कॉम्पनसेशन, प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से, और रिटेन्ड अर्निंग्स। एनएफआईए बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। समाप्त, खत्म सर, खत्म। तो देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब सर्कुलर फ्लो चलता है तो नेशन में आप या तो लोगों की इनकम जोड़ लो, या सारे फर्म्स का प्रोडक्शन जोड़ लो, कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, या फिर लोगों का खर्चा जोड़ लो, तो तीनों ही तरीके से नेशनल इनकम एस्टिमेट हो सकती है। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बच्चे हमारे पास 3 मेथड्स दिए गए हैं। सबसे पहला होता है इनकम मेथड, जिसमें हम लोगों की इनकम का सम करते हैं, टोटल कर देते हैं, नेशनल इनकम आ जाता है। फिर हमारे पास होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम सारे के सारे खर्चों को जोड़ देते हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो जल्दी जल्दी से फटाफट से सबके फॉर्मूलाज एक बार लिखेंगे और चीजें आसान कर लेंगे। और इतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी थी मेरे आगे पीछे, थोड़ा आज मैंने कैमरा चेंज करा है, माइक चेंज करा है, लाइट्स चेंज करी है, सब चेंज करा है तो इस वजह से थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह ऊपर नीचे शायद बीच बीच में हो, मैं ठीक हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलता है क्या, एक्सपेंडिचर मेथड के भी मैं आपको कंपोनेंट्स लिखवाऊंगा, वहां से आपको जीडीपी एट एमपी मिलेगा, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड से भी हमें जीडीपी एट एमपी ही मिलता है, ठीक है। और इनकम मेथड से हमें याद रखना क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। तो तीनों मेथड्स में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी मिलता है, इन दोनों में जीडीपी एट एमपी मिलता है, ठीक है। अब अगर मुझे इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है तो पहले मैं यहां तक पहुंचूंगा, एनडीपी एट एफसी तक। एनडीपी एट एफसी तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा जी, एनडीपी एट एफसी तक पहुंचने के लिए बच्चों 5 चीजें मुझे जोड़नी पड़ेंगी।
कितनी चीजें जोड़नी पड़ेंगी? 5 चीजें। अगर एनडीपीएट एफसी तक पहुंचना है तो 5 चीजें जोड़नी है। वो 5 चीजें कौन कौन सी होती हैं अपने पास लिखते चलो फटाफट से। पांचों एलिमेंट मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट में बच्चों आपको प्लस करना है रेंट एंड रॉयल्टी। देखो अब जो लोगों को अलग अलग तरीके की इनकम्स होती है ना, हम वो सब लिखने वाले हैं, ठीक है। इनकम मेथड में सबकी इनकम जोड़नी है। प्रॉफिट कौन है? कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स की इनकम। रेंट एंड रॉयल्टी जिन लोगों की अपनी रेंटल इनकम्स होती है, मतलब बेसिकली बिल्डिंग वगैरह रेंट पे दी हुई है, या फिर कोई एसेट यूज करने के लिए किसी को दिया हुआ है अपना, तो उस पर उसको रॉयल्टी मिलती है, तो रॉयल्टी इनकम होती है। तो प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी। इंटरेस्ट इनकम होती है लोगों की। मिक्स्ड इनकम होती है। मिक्स्ड इनकम होती है बच्चों जो हमारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपने लिए खुद काम कर रहे हैं, जैसे हमारे आसपास दुकानें होती हैं, सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, अपने लिए खुद काम कर रहे हैं, वो सब मिक्स्ड इनकम में आते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, और लास्ट में आते हैं जॉब्स वाले, उनको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो देखो आपके आसपास जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबकी इनकम को 5 ही कैटेगरी में बांटा गया है। 5 कैटेगरी कौन कौन सी हुई? सबसे पहले कंपनीज यानी एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए प्रॉफिट्स, देन रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम, रेंट एंड रॉयल्टी एज इट इज दिया होगा आपको क्वेश्चन में, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देन वी हैव इंटरेस्ट इनकम, देन वी हैव मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कौन लोग होते हैं? जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो आपके आसपास दुकान वाले आपको दिख रहे हैं, वो सब मिक्स्ड इनकम में आ जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सब हमारे मिक्स्ड इनकम का पार्ट है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में जॉब्स वाले। अब बच्चों ये जो दो है ना, प्रॉफिट और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये दोनों में कई बार आपको इनके कंपोनेंट्स भी दे सकता है, मतलब कि रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम तो एज इट इज दिया होगा, तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी। लेकिन इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली ना दे या प्रॉफिट डायरेक्टली ना दे, तो सर फिर प्रॉफिट में क्या क्या लेंगे? फिर प्रॉफिट के लिए हम लोग लेते हैं बच्चों क्या क्या भला? डिविडेंड्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स को ही बच्चों हम लोग सेविंग्स भी बोलते हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स। आप ध्यान रखना बच्चों, ये तीनों तभी लेने हैं अगर प्रॉफिट ना दिया हो, यानी आपको सीधा पापा से बात करनी है। अगर पापा है तो बच्चों को इग्नोर कर देना, लेकिन अगर पापा नहीं है तो फिर बच्चों को ढूंढना पड़ेगा कि भैया डिविडेंड लो, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स लो, फिर कॉर्पोरेट टैक्स लो। लेकिन ये तीनों तब लेने हैं अगर पापा ना हो, यानी प्रॉफिट ना हो। तो प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम। अब ऐसे ही कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में होता है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज कैश में, फिर वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, फिर वेजेस एंड सैलरीज बच्चों काइंड में। काइंड का मतलब होता है जिसमें वेजेस एंड सैलरीज में पैसा ना देके कुछ सामान दे दिया गया। तीसरा क्या होता है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का मतलब होता है बच्चों, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह बनाया है, या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कोई बेनिफिट दिए हैं, वो सब इसमें आते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है इनकम मेथड से, तो पहले एनडीपीएट एफसी निकालना पड़ेगा। एनडीपीएट एफसी के लिए आपको ये पांचों को जोड़ना पड़ेगा। पांचों आपको पता चल गया कौन कौन सी चीजें होती हैं? प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। इसका मेमोरी टेक्निक है प्राइम। प्राइम में पांचों आ गए, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। प्रॉफिट अगर ना दिया हो तो ये 3 चीजें दी होंगी, सीओई अगर ना दिया हो तो ये 3 चीजें दी होंगी। बच्चे ध्यान रखना, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन दे सकता है, वो मत लेना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉयर। ओके चलो ये क्लियर हो गया। यहां से आपको एनडीपीएट एफसी मिलेगा। अच्छा एक चीज और, इन तीनों के सम को यानी कि पीआरआई, इन तीनों के सम को हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो समझ जाना ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ये तीनों ऑलरेडी ऐड हुए हैं, आपको बस मिक्स्ड इनकम और सीओई और ऐड करना है इसके अंदर, तो आप एनडीपीएट एफसी तक पहुंच जाओगे। अब यहां से अगर मुझे नेशनल इनकम पे जाना हो, एनएनपीएट एफसी पे जाना हो, तो कैसे जाओगे? नेट और नेट तो सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआई जोड़ दोगे, बाकी सब देखो सेम है। तो आपको नेशनल इनकम निकालना आया इनकम मेथड से, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये कंपोनेंट्स को ढूंढूंगा, ये कंपोनेंट्स मिल गए, मेरा काम हो गया। सवाल करके देखें, आओ पहले सवाल करते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी मेथड देखेंगे। इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स करने हैं ना हमको। आइए जी आइए जी आइए जी, इनकम मेथड। आओ बच्चों देखो, कैलकुलेट एनडीपीएट एफसी। अब एनडीपीएट एफसी के लिए मैंने आपको क्या याद रखवाया? सर अगर मुझे एनडीपीएट एफसी चाहिए तो प्राइम ढूंढना होगा। एग्जाम में प्राइम मत लिख के आना, फुल फॉर्म लिख के आना, ये सिर्फ तुम्हारी मेमोरी टेक्निक के लिए है, ठीक है। प्राइम का मतलब प्रॉफिट, ये रहा 500, देन रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी 400 200, 400 200 हो गए 600, इंटरेस्ट 500, मिक्स्ड इनकम 1000, सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1000। हो गया काम देखो, 1000 1000 2000 500 2500 3000 3600 रुपए, 3600 करोड़ आंसर। देखो बच्चों ये करोड़ में था, तो हम पूरा इस तरीके से लिखेंगे, रुपए 3600 करोड़। ये 3 चीजों का ध्यान रखना। कैसे निकाला? बहुत सिंपल है, कंपोनेंट्स दिमाग में रखने हैं, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। सीधा सीधा दिए हुए थे, सीधा सीधा कर दिया। अब एनडीपीएट एफसी थे, हमारे से कुछ भी पूछ ले, एग्रीगेट सिखाया ना मैंने आपको, यहां से चाहे जीडीपीएमपी पूछ ले, एनएनपीएफसी पूछ ले, एनडीपीएमपी पूछ ले, कुछ भी जो मन करे वो पूछ ले, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। सिंपल, बढ़िया सर, स्क्रीनशॉट लो, चलो 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 जल्दी से फटाफट से। नेशनल इनकम में गड़बड़ नहीं चाहिए भाई, मुझे मस्त तरीके से करना है। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है जीएनपीएट एफसी बताओ। क्या बोल रहा है, क्या बताओ? जीएनपीएट एफसी। अब सर जीएनपीएट एफसी तो बाद की बात है,
पहले हमें हमेशा क्या मिलेगा, हमें हमेशा मिलेगा एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी दिमाग में रखना है, ठीक है। एनडीपी एट एफसी के लिए क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, प्राइम, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। आ जाओ ढूंढते हैं क्या प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये रहा सर 1500। चलो क्या रेंट एंड रॉयल्टी है, रेंट एंड रॉयल्टी नहीं, रेंट एंड इंटरेस्ट इकट्ठा दिया हुआ है, रेंट एंड इंटरेस्ट 1800, रेंट भी हो गया इंटरेस्ट भी हो गया। मिक्स्ड इनकम है क्या, मिक्स्ड इनकम ये रही सर 1300 रुपए। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है क्या, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये रहा सर 12000 रुपए। इसको अगर मैं जोड़ूं तो क्या आंसर बनता है, कम ऑन बच्चों क्या आंसर बनेगा, 1500, 1800, 1300, 12000, 16600 रुपए। अब देखो ये 16600 पे मुझे क्या मिला, एनडीपी एट एफसी। मुझे क्या चाहिए, जीएनपी एट एफसी चाहिए। मैं अभी एनडीपी एट एफसी पे हूं, ये कितना आया 16600। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए बच्चों प्लस डेप करना पड़ता है। अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा। बाकी पीपी सेम है, एफसी सेम है, बस इतना ही चाहिए। डेप्रिसिएशन है क्या, डेप्रिसिएशन ये रहा 1100 रुपए प्लस 1100। एनएफआईए है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -120। तो -120 का मतलब हमें भी माइनस ही करना पड़ेगा। ये सर ये सब्सिडी, ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये बच्चों तुम्हारे मजे लेने के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन बीच बीच में मजे लेगा तुम्हारे, लेकिन तुम कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो 16600 प्लस 1100 माइनस 120, 17580 आंसर आ गया बच्चों। आगे रुपीस लगा देना, बाद में करोड़ लगा देना याद से, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। डन सर, डन डन बच्चा, बढ़िया, वेरी वेरी गुड। लो अब देखो अब क्या निकालना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। आओ, नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है पता है ना, नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एट एफसी। बट एनएनपी एट एफसी तो बाद की बातें हैं, तो बाद की बातें हैं। पहले तो हम कहां पहुंचेंगे, एनडीपी एट एफसी पे ही पहुंचेंगे। वो क्या है, प्राइम। चलो प्रॉफिट ढूंढते हैं। सर प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट 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 नहीं सर, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या, शुरू के तीनों आ गए 5000, इसका मतलब ये तीनों तो 5000 हो गए, ठीक है। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम है क्या, मिक्स्ड इनकम ये रहा 16100। उसके बाद बच्चों ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ई मतलब एम्प्लॉइज को जो पैसा मिलेगा। अब देखो वेजेस इन काइंड दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दिया हुआ है। इसका मतलब पापा घर पे हैं, जब पापा घर पे हैं तो बच्चों को नहीं बात करनी बच्चों से, सीधा ये लो 13300 लो सर, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा कितना, 5000, 16100, 13300, 34400। ये बच्चों एनडीपी एट एफसी आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी। कहां पे हो भी, डोमेस्टिक इनकम पे, एनडीपी एट एफसी। बाकी सब सेम है। देखो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए एनएफआईए जोड़ना पड़ता है। एनएफआईए कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये 300 प्लस कर दो 300, 34700 आंसर, सीधा डन। नेट एक्सपोर्ट्स फालतू दिया हुआ है, आईटी फालतू दिया हुआ है, जीडीसीएफ फालतू, ये सब फालतू दिया हुआ है, ये तुम्हारे मजे लेने के लिए दिया है, ठीक है। डन सर। ये है देखो बढ़िया सवाल, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसके अंदर देखो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए ना रेंट दिया हुआ, ना प्रॉफिट दिया हुआ, ना रॉयल्टी दिया हुआ, ना इंटरेस्ट दिया हुआ। सर कैसे निकालें बच्चों, ये ना वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड है, ये वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड है, तो इसको अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें वैल्यू एडेड मेथड के साथ साथ, ओके। इसको अभी देखते हैं। ये एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स हैं, आ जाओ वो लिखना शुरू करते हैं। आओ बच्चों, इनकम मेथड डन, सबने लिख लिया इनकम मेथड से क्वेश्चंस भी करने आए। अब चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। देखो बच्चों अगर एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूं तो आपको जीडीपी एट एमपी मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। इसके लिए आपको 4 चीजें जोड़नी है, ठीक है। कौन कौन सी 4 चीजें, सबसे पहले सरकार का खर्चा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार जितने खर्चे करती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चों देश में कितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि देश में कितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, कितने लोग पैसा लगा रहे हैं देश के अंदर, उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देन वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है बच्चों एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ध्यान रखना नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एंड लास्ट में हमारे पास होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये बिल्कुल लास्ट में होता है, ये प्राइवेट हाउसहोल्ड्स का खर्चा होता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में देखो, इनकम मेथड में सबकी इनकम जोड़ ली, एक्सपेंडिचर मेथड में सबका खर्चा जोड़ूंगा। पहले सरकार का टोटल खर्चा, फिर फर्म्स ने जितना इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करा वो, देन नेट एक्सपोर्ट फॉरेन सेक्टर का खर्चा, एंड देन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउसहोल्ड्स का खर्चा। 4 ही तो सेक्टर होते हैं, हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चारों के खर्चे जोड़ दिए, ठीक है। तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड में ये 4 कंपोनेंट्स ढूंढने हैं बच्चों। सर इसमें कहां पे कंफ्यूज कर सकता है या इसमें कहां पे दिक्कत करेगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा, एज इट इज देगा, ये भी एज इट इज देगा, ये भी एज इट इज देगा। दिक्कत करेगा यहां ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में अलग इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स में अलग इन्वेस्टमेंट्स। तो इसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं।
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड का मतलब समझे बच्चों? फिक्स्ड का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में हो रही है, तो ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर फिक्स्ड वाला दिया हुआ है तो इसमें आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, या फिर इसको चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं, यानी कि करंट एसेट में जो आपने इन्वेस्टमेंट करा। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो एक्सपेंडिचर मेथड में अगर आपको टीचर ने कंफ्यूज करना है तो वो कंफ्यूज सिर्फ इसमें करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। इसमें आपको फिक्स कैपिटल दे देगा, बहुत ध्यान से देखना, फिक्स्ड कैपिटल देगा। अगर फिक्स दिया तो इसमें आप ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ोगे, वो कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। इसको प्लीज अपने माइंड में रखना बच्चों। बाकी ये तीनों एज इट इज होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन देके लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये करके आप यहां पहुंच गए, उसके बाद तो बच्चों हम कहीं भी जा सकते हैं, है ना? ले लो स्क्रीनशॉट। देखो देखो इसने हमें क्या निकालने को बोला। बहुत अच्छा सवाल है, सावधान इंडिया सवाल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या है, कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी थोड़ा यहां लिख लेता हूं, थोड़ी जगह बच जाएगी। जीएनपी एट एफसी निकालना है बच्चों। हमें क्या निकालना है? जी कहां लिखूं? यहां लिख दूं, जीएनपी एट एफसी, ये निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देख के पता नहीं चल रहा कि इनकम मेथड से निकाले, एक्सपेंडिचर मेथड से निकाले, वहां आपको खुद अपना दिमाग लगाना है। तो देखो इनकम में तो प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, यहां पे ऐसे कंपोनेंट्स है ही नहीं। यहां पे कैसे कंपोनेंट है? देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आप देख रहे हो खर्चों के बारे में बात हो रही है, तो दिमाग एकदम चलाना कि एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है सर ये, तो कैसे निकलेगा? इसमें पहले जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। क्या मेमोरी टेक्निक है? जी जी नो प्रॉब्लम, अभी निकाल देते हैं। जी जी नो प्रॉब्लम, जी जी नो प्रॉब्लम, अभी बताएंगे आंसर, टेंशन कैसी? अभी लो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 दिया हुआ है। नेट एक्सपोर्ट्स माइनस का 10, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500। अब रह गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसने कंफ्यूज करा है, फुल भरपूर कंफ्यूज करा है। इसने दिया नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो बच्चों, इसने क्या दिया? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें दो चीजें देखने वाली हैं बच्चों। सबसे पहले तो यहां पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई है। फिक्स का मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ फिक्स एसेट्स की है, तो इसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स जोड़नी पड़ेंगी, करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट्स जोड़नी पड़ेंगी। करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक। तो फिक्स्ड के लिए इसमें हमें चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ेगा। सर चेंज इन स्टॉक है क्या? डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ। क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपए का है और ओपनिंग स्टॉक 60 रुपए का है। तो 100 में से 60 हटा दूं तो 40 आ जाएगा। 100 में से अगर 60 हटा दूं तो 40 आ जाएगा ना। फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन स्टॉक का? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 40 का तो ये हो गया। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 350 दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, हमको क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया इसने? यहां पे क्या चाहिए होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखो फिक्स तो था, लेकिन ये भी ग्रॉस पे चाहिए ना। ये किस पे दिया हुआ है? नेट पे। आपको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक, तो नेट से ग्रॉस पे कैसे आते हो? नेट से ग्रॉस पे कैसे आते हो? नेट से ग्रॉस पे आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन का मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। देखो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम था ना कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। 50 रुपीज, ये भी इसमें प्लस होगा। 50 रुपए बच्चों ये भी प्लस होंगे। तो हमने क्या क्या प्लस करा? देखो सबसे पहले ये नेट वैल्यू था। नेट से इसको ग्रॉस पे लाने के लिए डेप्थ जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 350 में डेप्थ जोड़ दिया तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ गया। साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे तभी तो यहां पहुंचेंगे। ये मेन कंपोनेंट है। चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं था, कैसे निकाला? क्लोजिंग स्टॉक 100, ओपनिंग स्टॉक कितना? 60। 100 में से 60 गए तो 40, तो 350 प्लस 50 400 प्लस 40 440 आएगा बच्चों। 440। पहले तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, लिख लो अपने पास। डन। अब हमारा काम हो गया। देखो नेट दिया था, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए प्लस डेप्थ करना पड़ा। फिक्स्ड के साथ चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे तभी ये बनेगा। ठीक है ना? डन सर। आओ सर, फाइनल वैल्यू 200, 440, 1500 माइनस 10, 2130 रुपए, 2130 करोड़। ये जीडीपी एट एमपी आ गया। हमें क्या चाहिए? जीएनपी एट एफसी। अब तो तुमको आदत होगी जी जी सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए सर एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा। पीपी सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। चलो एनएफआईए ढूंढो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस का 30, तो माइनस कर देंगे। माइनस एनआईटी 40 माइनस 40, 2100 माइनस 40, 2060 करोड़ आंसर। 2060 करोड़ का बच्चों फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन। लो स्क्रीनशॉट। डन। शानदार सर, शानदार। लो जी, आपको क्या निकालना है? जीडीपी एट एफसी निकालना है। देखो फिर से क्या दिया हुआ है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा, नेट एक्सपोर्ट्स ये रहा। इस बार क्या दिया हुआ है? इस बार दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो तुम्हें 4 चीजें चाहिए।
है ना। जीडीपी एमपी के लिए 4 चीजें चाहिए, GGNP, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450। इसको भी देखता हूं, मैंने बोला ना यही घुमाएगा बस, बाकी सब सेम है। नेट एक्सपोर्ट्स माइनस का 30, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800। अब देखो हमको क्या चाहिए होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन स्टॉक तभी जुड़ेगा अगर फिक्स्ड शब्द होगा बच्चों, फिक्स्ड, दिमाग में फिक्स कर लो, फिक्स्ड होगा तभी चेंज इन स्टॉक जोड़ना है, नहीं तो नहीं जोड़ना, ठीक है। देखो क्या दिया है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो दिया है, फिक्स्ड नहीं है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है लेकिन नेट पे है, हमको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए डेप जोड़ दें इसमें, डेप कितना है, ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50, इसमें 50 और जोड़ दो तो 200 का ये आ गया। जीडीपी एट एमपी आ गया बच्चों, अरे बाबा हल्के चलाओ बाइक। 450 प्लस 200 प्लस 800 माइनस 30, 1420 रुपए का आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ग्रॉस जीडीपी एट एफसी चाहिए। जीडीपी एट एमपी में तो मैं हुई, जीडीपी एट एफसी चाहिए। तो 1420 जीडीपी तो सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस कर दो इसमें से एनआईटी, माइनस कर दो एनआईटी। एनआईटी है क्या, ये एनआईटी 120, तो 1420 माइनस 120 1300 आंसर, 1300 करोड़ का आंसर। बढ़िया हो गया नहीं हो गया, कितना सिंपल है। कंपोनेंट्स याद होने चाहिए, कंपोनेंट्स याद है, सामने रखा, सॉल्व करा, आंसर डन। स्क्रीनशॉट लो, डन 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 सर, क्या ही बातें हैं। लो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, तुम करोगे, तुम्हारा होमवर्क है, कैलकुलेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, कंपोनेंट सामने रख देना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे जाना, पहले ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ढूंढ लेना। लो हिंट देता हूं, हिंट दे रहा हूं तुमको, ठीक है। क्या करना है, पहले जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला लिख लेना, GGNP, ये है जीडीपी एट एमपी की वैल्यू, ये रही, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा, नेट एक्सपोर्ट्स ये रहा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा, ये फाइंड कर लेना भाई, 5 में से 4 वैल्यू पता है, ये फाइंड कर लेना। फिर आपको ये मिल गया, ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको रखना ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब तुम्हें ये पता है, ये निकाला है ना यहाँ पे, ये निकाला ना, ये तुमको पता है, ये पता है, चेंज इन स्टॉक यहाँ से ले लेना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तुमको ये भी पता है, ये निकाल देना, आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख देना आंसर, ठीक है। डन सर, क्या बात है। लो एनडीपी एट एफसी निकालना है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम साधारण सा सवाल है। जो पिछला सवाल था ना वो अच्छा था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जीडीपी एट एमपी निकालो, GGNP, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस का 20, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, कितना आ जाएगा, 200 और 400 600 माइनस 20, 580 का जीडीपी एट एमपी आ गया। जीडीपी एट एमपी आ गया बच्चों। अब एनडीपी एट एफसी पे चले जाना यार, एनडीपी एट एफसी पे जाना है तुमको। जीडीपी एट एमपी 580 है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डीडी सेम है, पीपी सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी, डेप्रिसिएशन ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, एनआईटी ये रहा 60, तो 580 में से 80 हटा दो, 500 करोड़ का आंसर, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन मेरी भी चेक कर लेना, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है जल्दी जल्दी में, बट चेक कर लेना, तुमको सब आता है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, डन सर, क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद कुछ नहीं है, मैंने आंसर्स लिखे हैं, आंसर्स की तुम्हें जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, सब मैं करा चुका हूं। एक्सपेंडिचर मेथड निपटा दिया, इनकम मेथड निपटा दिया, अब बचा वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड के और भी बढ़िया बढ़िया सवाल है, देखो 1 2 3 4 समाप्त। चालू करे करना, चलो भाई आगे चलते हैं बच्चों। पहले वैल्यू एडिड के फॉर्मूलाज लिखवा दूं, ठीक है। देखो इनकम मेथड भी कर लिया, एक्सपेंडिचर मेथड भी कर लिया, सारी छोटी से छोटी चीज मैंने तुमको कराई। मैं ऐसे पढ़ाया हूं जैसे तुम पहली बार पढ़ रहे हो, बट तुमने हाफ ईयरली में भी करा होगा ये चैप्टर तो पक्का, प्री बोर्ड में भी करा होगा ये चैप्टर तो सब याद आ गया होगा। बट जो पहली बार भी कर रहे हैं ना, देखो जीएनजी का मतलब ये नहीं है कि रिवीजन है, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं कि जो पहली बार कर रहा है उसको भी मजा आ जाए, तो मजा तो आ रहा होगा, है ना। अच्छे से करते चलना, ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा, तुम नहीं उलझोगे। और जीएनजी खत्म होने के बाद तो अभी हमें बहुत कुछ करना है, पहले एक बार रिवीजन अच्छे से कर ले, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें कराऊंगा, टेंशन मत लेना तुम, बिल्कुल तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, बोर्ड्स में फोड़ेंगे कुछ भी हो। आओ वैल्यू एडिड मेथड में भी क्या मिलता है बच्चों, जीडीपी एट एमपी ही मिलता है इसको, क्योंकि वैल्यू एडिड मेथड, इसका नाम वैल्यू एडिड है ना, तो जीडीपी को ये जीवीए भी बोलता है। तो ध्यान रखना, जीवीए का मतलब जीडीपी ही होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब वैल्यू एडिशन ही बोलना है यहाँ पे, ठीक है। तो जीडीपी बोले या जीवीए बोले एक ही बात है, ठीक है। अच्छा सर कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बच्चों बहुत ही आसान। वैल्यू एडिड का मतलब होता है कि आपने जब प्रोडक्शन करा तो सामान में कितना वैल्यू एडिशन करा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसान हूं, मैंने व्हीट ग्रो करा और उस व्हीट को 2000 में बेचा, उस 2000 को बनाने में, अब 2000 में बेचा तो 2000 ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसको बनाने में मेरे बीज लगे, फर्टिलाइजर लगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बिजली का बिल आया, ये सब मेरा खर्चा हुआ ना, इस खर्चे को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सपोज ये खर्चा 1200 का हुआ, तो मैंने कितना वैल्यू एडिशन करा, बस ये निकालना है। वैल्यू एडिशन करना 800, 800 आंसर है, 800 जीडीपी एट एमपी है। तो आपको दो वैल्यू चाहिए, एक सामान जो बना है उसकी कितनी वैल्यू है, वो ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट, और एक इसको बनाने में कितना खर्चा आया, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या आता है बच्चों,
रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, फ्यूल आ गया, इस तरीके के खर्चे, ये सारे के सारे खर्चे दिए होंगे। ये नहीं दिए होंगे तो सीधा इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होगा, ठीक है, ओके। अब ये सब, ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, तो अगर ये अपने देश में से खरीदा तो ऐसा दिया होगा डोमेस्टिक परचेजेस। बाहर से भी तो खरीद सकता हूं, तो अगर डोमेस्टिक दिया हुआ तो इसमें इंपोर्ट्स जोड़ लेना। अगर रॉ मटेरियल अपने देश में से खरीदा तो डोमेस्टिक हो गया, बाहर से खरीदा तो इंपोर्ट, दोनों को टोटल करूंगा तो टोटल वैल्यू आ जाएगी ना। तो बहुत कम चांसेस है कि डोमेस्टिक दिया होगा, लेकिन दिया हुआ तो इंपोर्ट्स आपको जोड़ने हैं उसमें, ठीक है। नहीं दिया हुआ तो फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन सीधा सीधा होगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? एक तो वो माल बच्चों जो बिक गया, कुछ बच भी गया होगा, उसको क्या बोल देते हैं? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का सेम फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। एक चीज इसमें और ले लेते हैं, वो होते हैं गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब सपोज एक किसान है, मैं किसान हूं, सपोज मैंने 2000 रुपए का माल प्रोड्यूस करा, तो बच्चों 2000 में से 200 का तो मैं अपने घर ले गया, तो वो आना चाहिए ना भाई, प्रोडक्शन तो वही है। 1200 का मैंने बेच दिया और 600 अभी भी बचा हुआ है, तो तभी तो 2000 का माल हुआ पूरा, कि भैया ये बेच दिया, ये बचा हुआ है, ये घर ले गया। तो टोटल प्रोडक्शन कितना करा मैंने? टोटल प्रोडक्शन 2000 करा या नहीं करा? तो टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए तीन चीजें दिमाग में रखनी है भाई लोग। क्या तीन चीजें हैं मेरे भाइयों बहनों, चिंटू और चिंटीज? तीन चीजें, वो माल जो मैंने बेच दिया, वो माल जो बच गया, वो माल जो मैं घर ले गया, तीनों चीजें आपको ले लेनी है। क्या क्या? गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्स और चेंज इन स्टॉक, तीनों इसमें आता है। इसके आने के चांसेस कम होते हैं, ये दो तो आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये तो आपको हमेशा मिलेंगे। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो खर्चा आया उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, इस तरीके के खर्चे। परचेज ऑफ मशीन वगैरह इसमें नहीं आता। परचेज ऑफ मशीन्स, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा आर एक्सक्लूडेड। सर इनको एक्सक्लूड क्यों करते हैं? बच्चों इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब इसमें इंटरमीडिएट गुड्स आने चाहिए। मशीन वगैरह तो फाइनल गुड्स है ना। देखो देखो, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स होता है, उससे फर्दर प्रोडक्शन होगा। इलेक्ट्रिसिटी भी इंटरमीडिएट गुड्स है, उससे फर्दर प्रोडक्शन होगा। फ्यूल भी इंटरमीडिएट गुड्स है, इससे फर्दर प्रोडक्शन होगा। तो यहां पे सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स आएंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, सेल्स को भी अगर इसने ऐसा बोला कि ये हमारे देश की सेल है, सिर्फ डोमेस्टिक सेल, तो डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट जोड़ देना, क्योंकि वो बाहर बिका है सामान। डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, तो टोटल सेल आ जाएगी, ठीक है। जैसे परचेज में किया था, ले लो स्क्रीनशॉट। जीडीपी एट एमपी के लिए दो चीजें चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बच्चों बहुत सिंपल बातें ध्यान रखना, इनकम मेथड प्राइम, एक्सपेंडिचर मेथड जीजीएनपी, वैल्यू एडेड मेथड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक बड़ा सा चार्ट बनाना, आज ही बनाना। एक बड़ा सा चार्ट पेपर या किसी भी कॉपी का पेपर ले लेना, ऐसा पेपर प्लेन, इसको 1 2 लाइन खींची, इधर इनकम मेथड का सब लिखो, एक्सपेंडिचर मेथड का सब लिखो, वैल्यू एडेड का सब लिखो, दीवार पे चिपका दो। जितनी बार कमरे में आओ जाओ, इस पे नजर मारो, तुम्हें याद रहेगा, तुम भूलोगे नहीं। ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, ये करना है, ठीक है। तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई की कसम है, ये करना है, चाहे कुछ भी हो। सारे फॉर्मूलाज लिखो और चिपका दो। बोर्ड तक जाते जाते सुबह शाम पढ़ोगे ना उसको, कुछ नहीं भूलोगे, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। कर दो ये काम आज, ओके। आओ इसका न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ देखो, GVA एट FC निकालना है हमें। क्या मिलता है? GVA एट MP, तो MP से FC पे तो चले जाएंगे। चलो आओ देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला काम क्या होता है? हमें निकालना है GDP एट MP। GDP एट MP को ही GVA एट MP भी बोलते हैं, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, GVA एट MP, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है सर। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स और चेंज इन स्टॉक। क्या सेल एंड चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट होते हैं? भाई इतना माल बेच दिया, इतना माल बच गया, 180 एंड 15, 195 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए बाबू रॉ मटेरियल दिया हुआ है, रॉ मटेरियल 100 रुपए का, माइनस 100, तो वैल्यू आ गई 95। 95 का क्या आ गया? GVA एट MP, ठीक है। हमें चाहिए GVA एट FC, ये 95 है, GVA सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस कर दो NIT, माइनस NIT। अब बच्चों NIT कैसे निकलता है? सर NIT निकलता है IT माइनस सब्सिडीज। क्या क्या दिया हुआ है? रेंट दिया हुआ है, रेंट तो इनकम मेथड का होता है, यहां तो कोई काम नहीं है, हटा दो सर। और क्या दिया हुआ है? सर सब्सिडी दिया हुआ है 10 का, 10 की हमारी सब्सिडीज हो गई, ठीक है। प्रॉफिट भी इनकम मेथड का है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इनकम टैक्स है ही नहीं बच्चों, इनकम टैक्स नहीं, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, इसको हम GST भी बोल देते हैं, या तो GST हो या एक्साइज ड्यूटी हो, सेल्स टैक्स हो, कुछ ऐसा हो, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वो तो है नहीं क्वेश्चन में, तो 0 0 माइनस 10 आ गया, तो 95 माइनस माइनस का 10 प्लस हो गया 105। आंसर 95 और 10 105। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आंसर मैच कर ले। पहले सवाल का सर 105 आया, बाकी तो हमने मैच ही नहीं करे, कोई नहीं, सही होंगे, चिंता मत करो। देखो 105 आ गया, ठीक है। चलो सर आगे चलते हैं। कौन सा था? फर्स्ट था, डन। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बढ़िया सवाल बच्चों, सावधान इंडिया सवाल, क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है NVA एट FC, NVA एट FC दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चों GVA एट MP पे चलते हैं। GDP एट MP चाहिए ना हमें, सबसे पहले तो उस पे चलते हैं, ठीक है। देखो इसका वैल्यू 100 दिया हुआ था, नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप, 10 रुपए का डेप जोड़ो। VA तो सेम है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस NIT,
फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए एनआईटी जोड़ना पड़ेगा। एनआईटी होता है आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी ये रहा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी दिया हुआ है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक्साइज हो गया 20 रुपए और सब्सिडी ये रहा 5 रुपए, तो 20 माइनस 5 15 रुपए का एनआईटी आ गया। तो 110 और 5 125 का जीवीआई एमपी आ गया। अब जीवीआई एमपी को क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 75 है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना? 125। 75 उधर जाके प्लस हो जाएगा। आई एम सो सॉरी बच्चों, मेरे से वायर निकल गई थी बोर्ड की गलती से, तो बंद हो गया था। हम लोग यहाँ पे कहाँ पहुंच गए थे? हम लोग पहुंच गए थे बिल्कुल फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट पे, और वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आया था हमारा वो आया था 125 प्लस 75, तो 200 हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। 200 मतलब पहले वाला आपने लिखा ही होगा, 200 फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन सर। इसके बाद क्या है? कैलकुलेट सेल्स। देखो जरा, सेल्स कैलकुलेट करनी है इस बार। सर क्या दिया हुआ है फिर से? एनवीए एट एफसी दिया हुआ है। आप हमेशा जीवीए एट एमपी पे पहुंचो पहले। एनवीए एट एफसी कितना दिया हुआ है? 560। एनवीए एट एफसी दिया हुआ है 560। नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप, डेप्रिसिएशन 60 का है। वीए सेम है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? प्लस एनआईटी। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ने पड़ते हैं। एनआईटी है आईटी माइनस सब्सिडीज। अब आईटी तो दिया हुआ है 60 का, सब्सिडी तो कहीं दिख नहीं रहा, सब्सिडी तो कहीं है नहीं, तो बस यही ले ले, आईटी सब्सिडी 0 ले लो, तो ये 60 आ जाएगा। तो 560 और 120 680, 680 आ गया। 680 का बच्चों जीवीए एट एमपी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें सेल्स निकालना है। जीवीए एट एमपी को वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी लिख सकता हूं। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1000 का है। देखो इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ ना 1000, तो ये 1000 ले लो, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 1680। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट को रखो यहाँ पे 1680। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। 1680 चेंज इन स्टॉक है बच्चों -30, तो सेल्स -30 इज 1680, तो सेल्स आ जाएगा 1680 प्लस 30 1710। 1710 बेटा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैच कर ले। 1710 सर आंसर आना चाहिए। देखो 1710 आंसर। ठीक है, अब बचा हमारे पास एक सवाल बीच में, वो आप खुद करोगे। 1 2 3 ये होगा, ये बचा जीवीए एट एफसी निकालना है। निकाल दोगे? मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताओगे। इसमें देखो यूनिट्स और प्राइस दिया हुआ है, यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करो, सेल्स आ जाएगी 2000 इंटू 20, सेल्स आ जाएगी प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, बाकी सब सिंपल है। ऑलराइट, तो ये थे बच्चों हमारे पास तीनों ही मेथड्स और उनके न्यूमेरिकल्स। आइए जी शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले एग्रीगेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। जो चैप्टर 3 में मैंने आपको एग्रीगेट्स पढ़ाए थे ना, ग्रॉस से नेट पे जाना, उसके बाद हम लोग जब इस तरीके से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर प्राइस से मार्केट कॉस्ट, तो क्या है? देखो नेशनल इनकम इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देयर आर वेरियस एग्रीगेट्स या फिर वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ईच एग्रीगेट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। सबका अपना मीनिंग है, सबके अपनी मेजरमेंट है, सबका अपना यूज है। तो कैसे कैसे होता है, आ जाओ बच्चों। मैंने आपको दिखाए थे कि 4 जो हमारे पास एग्रीगेट्स थे वो डोमेस्टिक के थे, और 4 जो थे हमारे पास वो नेशनल के थे, है ना। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आप देख सकते हो ये कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास। 4 एग्रीगेट्स आ रहे हैं। जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, है ना। देखो ये है हमारे पास नेशनल वाले। अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक वाले, तो उसमें क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी। तो बच्चों देखो पीपी कांस्टेंट होता है। मेजर जो चेंजेस आ रहे हैं वो डोमेस्टिक और नेशनल में आ रहे हैं। तो देखो मेनली क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या सर ये एग्जाम में आएंगे? बेटा ये बस आपको रीड ओनली है, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछता इनकी, ठीक है, लेकिन फिर भी पता तो होना ही चाहिए। तो क्या है सर? देखो सबसे पहले ये ग्रॉस पे है ना, तो ये बोल रहा है इट रेफर्स टू द ग्रॉस। देखो ये भी ग्रॉस पे है, इट रेफर्स टू द ग्रॉस। ये नेट पे है, इट रेफर्स टू द नेट। नेट पे है, इट रेफर्स टू द नेट। तो डेफिनेशन की शुरुआत कैसे होगी? ग्रॉस ग्रॉस नेट नेट, ठीक है। अब क्या ये क्या है? एमपी एफसी, मार्केट वैल्यू। एमपी जहां जहां आएगा वहां पे मार्केट वैल्यू लिखा होगा, ठीक है, और एफसी जहां जहां आएगा वहां पे मनी वैल्यू लिखा होगा, क्योंकि हम उसमें अपना खर्चा देख रहे होते हैं कितना लगा है, वहां पे हम मनी वैल्यू लिखेंगे। तो बच्चों अगर नेट पे है तो इट रेफर्स टू द नेट, ग्रॉस पे है इट रेफर्स टू द ग्रॉस, ठीक है। अगर एफसी है तो मनी वैल्यू, एमपी है तो मार्केट वैल्यू। किसकी मार्केट वैल्यू है, किसकी मनी वैल्यू? जिन भी चीजों का प्रोडक्शन हुआ है। तो क्या? ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय। देखो डेफिनेशन एकदम पकड़ में आ रही है, कौन प्रोडक्शन कर रहा है बच्चों। अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, ये जो नेशनल वाले होते हैं, नेशनल में हमारे रेजिडेंट ने प्रोडक्शन करा होना चाहिए, चाहे वो हमारे देश में करा हो और चाहे वो बाहर से भी इनकम कमा रहा हो। नेशनल में तो दोनों चीजें आ जाती हैं। तो प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स फॉर 1 ईयर। देखो सेम डेफिनेशन चलती चली जाएगी। अगर सर यहां पे डोमेस्टिक की डेफिनेशन लिखनी होती, यहां एन की जगह सब डी लिखना होता, तो मैं क्या लिखता? इट रेफर्स टू द ग्रॉस वैल्यू, इट रेफर्स टू द नेट वैल्यू। पहली बात तो ये, ठीक है। अब कौन सी? अगर एमपी है तो मार्केट वैल्यू, एफसी है तो मनी वैल्यू। किस चीज की? ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। वहां पे हम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी करते थे, वहां पे नॉर्मल रेजिडेंट का नाम नहीं लिखते। तो इस तरीके से आप 8 के 8 एग्रीगेट्स को क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, समझ गए।
डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क होता है, डिफरेंस कई बार एग्जाम में आ जाता है। डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन होना चाहिए। नेशनल इनकम में चाहे हम लोग बाहर से भी पैसा जनरेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा नॉर्मल रेजिडेंट जनरेट कर रहा हो वो पैसा, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर सारे प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इसमें सारे प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं, चाहे वो हमारी टेरिटरी से बाहर भी क्यों ना हो। इसमें एनएफआईए नहीं आता, इसमें एनएफआईए आता है। लो सर, 3 मेथड पढ़े बच्चों हमने, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या बोलते थे, मैंने आपको सिखाया था ना, जैसे एक फार्मर है उसने 2000 रुपए का वीट प्रोड्यूस करा, जिसमें 500 रुपए के बीज लगे, उसके 500 के उसके बीज लग गए, तो वैल्यू एड में हम ये देखते हैं कि वैल्यू कितना ऐड करा, है ना। वैल्यू एडेड मेथड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में कितना आपने वैल्यू एडिशन करा, रॉ मटेरियल को क्या मैं इंटरमीडिएट गुड्स भी बोल सकता हूं, है ना, बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। फिर फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आते हैं। यहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि नेशनल इनकम में कौन सी चीज इंक्लूड होती है, कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती। सबसे पहला प्रिकॉशन देखो, इंटरमीडिएट गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। कई बार थ्योरी में क्वेश्चन आता है, आपको 3-4 चीजें दे देगा, ठीक है। अब आपको बोलेगा बताओ ये इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, आप खुद सोचो बच्चों। सपोज किसी फार्मर ने सीड्स खरीदे, अब भाई वो फार्मर सीड तो नहीं बेचता, तो ना तो वो उसको क्या करेगा, रीसेल, ठीक है, लेकिन फर्दर प्रोडक्शन तो करेगा, उससे फर्दर प्रोडक्शन तो करेगा, विद इन द सेम ईयर करेगा। इसका मतलब वो एक इंटरमीडिएट गुड बन गया। अब फार्मर कंज्यूमर तो नहीं है, ना ही फार्मर फर्म है कि उसको संभाल के रखेगा 1 साल से ज्यादा तक। तो कहीं ना कहीं बच्चों सीड जो है इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। अब सीड से क्या बनेगा, वीट बनेगा। तो बेसिकली 500 के सीड थे, 2000 का वीट बना। अगर आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए दोनों ही ऐड कर लिए तो 2500 का वैल्यू हो जाएगा, जबकि वीट का वैल्यू तो खुद 2000 है। 2000 कैसे है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी 500 के सीड्स आ चुके हैं ना, इंक्लूड हो चुके हैं ना। वीट किससे बना, सीड से बना, तो वीट की वैल्यू में ऑफ कोर्स सीड ऐड हो चुके होंगे। इसीलिए बच्चों अगर हम इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों को ले लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, एक चीज 2 बार काउंट हो जाएगी। सपोज मैं फर्नीचर बनाता हूं, मैं लकड़ी लेके आया हूं, उससे मैंने फर्नीचर बनाया, लकड़ी कितने की लाया, 1000 की। फर्नीचर बना के कितने का बेच रहा हूं, 10,000 का। तो उस 10,000 में मैंने लकड़ी की कॉस्ट भी ले ली ना कस्टमर से, सीधी सीधी सी बात है। अगर मैंने लकड़ी भी ऐड कर दी और फर्नीचर भी ऐड कर दिया तो 11,000 वैल्यू बन जाएगी। लकड़ी 2 बार ऐड हो गई, डबल काउंटिंग हो गई ना, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग होगी। इसीलिए क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ फाइनल इंक्लूड करना। तो देखो इसको हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोलते हैं। इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड। अगर हमने इंटरमीडिएट ले लिए तो एक चीज 2 बार काउंट हो जाएगी। डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस, ठीक है। तो क्या इंक्लूड नहीं होगा, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नहीं होंगे इंक्लूड। बच्चों वो सेकंड हैंड है, दोबारा बिक रहे हैं, तो वो एक बार नेशनल इनकम में जब नए बिके होंगे या नया किसी ने खरीदे होंगे तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके होंगे ना। अब सेकंड हैंड को थोड़ी ना दोबारा करेंगे, फिर से डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज इंक्लूड नहीं होती। प्रोडक्शन फॉर सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बच्चों हमारे घर में जिन सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जैसे हमारी मदर की सर्विसेज होती हैं या हमारे घरों में हमारी हाउस वाइफ्स की सर्विसेज होती हैं, जिनको हम कभी मनी की टर्म्स में एस्टिमेट ही नहीं करते। अब किसी टीचर ने अपने घर पे अपने बच्चे को पढ़ा दिया, भाई वो उससे पैसे थोड़ी ना चार्ज करेगा और ना उसकी कोई पैसे में वैल्यू है, वो तो बहुत ऊपर की चीज है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी ये डोमेस्टिक सर्विसेज होती है ना, या जो सर्विसेज घर पे यूज हो गई सेल्फ कंजम्पशन के लिए, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड। सर क्यों नहीं करते बच्चों, इसका सिंपल सा है कि ये कभी मार्केट में आई नहीं, ये घर में ही प्रोड्यूस होती है, घर में कंज्यूम हो जाती है। अब सपोज किसी डॉक्टर का कोई बच्चा बीमार हो गया, उसकी वाइफ बीमार हो गई, तो घर पे इलाज कर देगा ना। अब क्या पहले ये बोले अपने बच्चे को बेटा जरा अपना कार्ड लाओ, पहले पेमेंट होगी, क्या अपनी वाइफ को बोले पहले 500 रुपए फीस भरो मेरी, नहीं होगा ना, ऐसा सीधी सी बात है। तो 3 चीजें, इंटरमीडिएट गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं होंगी इंक्लूड, ध्यान रखना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सोचो बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हमने गुड्स बनाए, कुछ घर ले गए, क्या ये तो इंक्लूड होते थे? ये तो मैंने आपको बताया था ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है, क्योंकि प्रोड्यूस तो हुए, पैसा तो लगा है, वैल्यू भी निकलेगी इसकी, तो ये इंक्लूड होंगे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड, इनको इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। ये बोल रहा है कि अगर आप रेंट पे रहते तो आप एक रेंट पे करते, राइट। लेकिन अगर आप अभी रेंट पे नहीं रहते हो, आप खुद के अपने घर में रहते हो, तो आप वो सारी सर्विसेज एंजॉय कर रहे हो जो किसी और को रेंट दे के मिलती। आप वो सारी सर्विसेज एंजॉय कर रहे हो और आप रेंट कुछ भी नहीं पे कर रहे, तो उसका एक इंप्यूटेड रेंट यानी कि एस्टिमेटेड रेंट, कि अगर आप रेंट पे रह रहे होते तो आपको भी इतना पे करना पड़ता ना, तो इंप्यूटेड रेंट भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करके चलेंगे। बस ये दिमाग में रखना कि इंप्यूटेड यानी एस्टिमेटेड, क्योंकि वो एक्चुअल में तो रेंट पे रहता नहीं, तो ये प्रिकॉशन है कि इंप्यूटेड रेंट को भी कंसीडर करना है। द इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बच्चों, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक तो फॉर्मूला में ही था, याद है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक भी हमारे पास इंक्लूड होगा। डन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना चाहिए आपको। डन सर। अच्छा एक चीज और देख लो छोटी सी बच्चों, हमारे से कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि हाउ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड, डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड करें। तो उसके लिए एग्जांपल देखो, सबसे पहले फार्मर ने वीट बनाया 500 का, ठीक है। अब इसका वीट इसने किससे बनाया, कितने बीज लगे, कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसका 0 मान लूं। 0 से 500 का इसने वीट बना दिया, ठीक है। वीट इससे खरीदा मिलर ने, ठीक है। मिलर ने इससे आटा बना दिया और 700 में बेचा।
अब देखो वो 700 में बेच रहा है तो वो ऑलरेडी इस 500 को कंसीडर कर रहा है ना इसके अंदर, तभी तो इसकी वैल्यू 700 बता रहा है वो। तो कस्टमर से वो 700 ले रहा है क्योंकि उसने 500 इसके भी दिए हैं, तो फ्लोर में तो व्हीट भी है। अब इससे आगे बेकर ने खरीदा 700 में, इसने इससे बिस्किट बनाए, बिस्किट बना के वो 1000 के बेच रहा है। वो 1000 के क्यों बेच रहा है? क्योंकि भाई उसको 700 रुपए खर्च हुए, तो ये इसके अंदर ऑलरेडी आ गया ना। तो अगर आप टोटल नेशनल इनकम निकालोगे तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसकी इनकम हुई 500, इसकी इनकम हुई 700, इसकी इनकम हुई 1000, तो अब 2200 की नेशनल इनकम आ गई। ये गलत है बच्चों, गलत है। क्यों? क्योंकि भाई डबल काउंटिंग हो रही है। एक बात बताओ ना, सिंपल सी बात है, इस 700 में 500 व्हीट के भी तो है ना। इस 1000 में जो इसने आटा बनाया है 700 आटे के भी तो है, इस 700 में 500 व्हीट के भी तो है। तो डबल काउंटिंग हो रही है, दो बार काउंट हो रहा है, तो आंसर गलत आ रहा है। तो क्या बोला जाता है बच्चों कि इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के दो मेथड है, या तो वैल्यू एडिड मेथड, हर बार वैल्यू एडिशन देखो। वैल्यू एडिशन कैसे? इसने 0 से 500 बनाए तो कितना 500, इसने 500 से 700 बनाए तो कितना 200, इसने 700 से 1000 बनाया तो कितना 300। तो हमारे पास जो टोटल नेशनल इनकम आएगी वो आएगी 500 प्लस 200 700 प्लस 300 1000। तो डबल काउंटिंग से बचने का एक मेथड तो है वैल्यू एडिड मेथड। दूसरा मेथड होता है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट का मतलब बस आखिरी वाले की वैल्यू ले लो। देखो आखिरी वाले का भी 1000 आया, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ये और ये इंक्लूडेड होगा, तो या तो फाइनल ले लो या वैल्यू एडिड ले लो। ठीक है, डन सर। अब आ रहा है बच्चों इनकम मेथड। इनकम मेथड आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। इनकम मेथड में आपने सबकी इनकम जोड़नी है, ऑलरेडी फॉर्मूला वगैरह आप जानते हो। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और सीओई, ये सब जोड़ना है। अब इसमें बच्चों आपसे स्टेप्स भी पूछ सकता है कि बताओ अगर आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके क्या स्टेप्स हैं। तो हम बोलेंगे भाई सबसे पहले जो है, अच्छा स्टेप्स पहले वैल्यू एडिड के लिख दिए मैंने यहाँ पे, इनकम के भी आगे दिखाता हूँ, पहले आप वैल्यू एडिड के स्टेप्स देख लो। यहाँ पे वैल्यू एडिड के स्टेप्स नहीं देखे थे हमने, देखो जरा वैल्यू एडिड के क्या स्टेप्स होते हैं बच्चों। सबसे पहले आप जीवीए निकाल लो, प्राइवेट सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शियरी सेक्टर का, हम तो एक साथ ही निकाल लेते हैं। अगर क्वेश्चन में अलग अलग आया तो तीनों सेक्टर का अलग अलग निकाल देना, उसे जोड़ दो, जोड़ के उसे क्या बोलोगे जीडीपी एट एमपी बन गया। फिर जीडीपी एट एमपी से स्टेप्स में कैसे लिखना होता है, क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली चले जाते हो, लेकिन स्टेप्स में ध्यान रखना, जीडीपी एट एमपी से पहले डोमेस्टिक पे जाना, फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना। ठीक है, जीडीपी एट एमपी से पहले एनडीपी एट एफसी पे, कैसे ये एडजस्ट करके, फिर यहां से नेशनल इनकम पे एनएनपी एट एफसी पे। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, एग्जाम में अगर स्टेप्स आते हैं तो जैसे सपोज इनकम मेथड के स्टेप आएंगे तो हम बोलेंगे पहले सारी फैक्टर इनकम को जोड़ देंगे, डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। अब वो है डोमेस्टिक इनकम पे तो वहां से सीधा नेशनल पे जाओ। एक्सपेंडिचर मेथड आ जाता है अगर, तो हम क्या बोलेंगे पहले सारे खर्चों को जोड़ो, उससे जीडीपी एमपी आएगा। जीडीपी एट एमपी से पहले डोमेस्टिक इनकम पे जाएंगे, एनडीपी एट एफसी पे, फिर वहां से नेशनल इनकम पे जाएंगे। तो स्टेप्स में हमेशा पहले डोमेस्टिक पे जाना फिर नेशनल पे जाना। ठीक है, लो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। डन सर। बेसिकली जो जो चीजें आपने पढ़ी है ना, बस अब वो थ्योरी में लिख रहा है, हम सब ऑलरेडी प्रैक्टिकल पढ़ के आ चुके हैं, तो हमारे लिए आसान है। नेक्स्ट क्या है, कॉम्पनसेशन में क्या क्या आता है, ये सब पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सब पढ़ लिया है हमने। अब आता है प्रिकॉशंस। अगर हम इनकम मेथड की बात करें तो इनकम मेथड की क्या क्या प्रिकॉशंस होंगे बच्चों। सबसे पहले ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी, प्रिकॉशंस याद रखना, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी। सर क्यों नहीं इंक्लूड होती बच्चों? ट्रांसफर इनकम के बदले में कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता। ट्रांसफर इनकम बस एक तरीके की फ्री में मिली हुई इनकम है, हमने पढ़ा था ना, ट्रांसफर इनकम मुफ्त में मिलती है। तो जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो नेशनल इनकम में तो पी कांस्टेंट है ना, जीडीपी एनडीपी हर जगह पी तो है ही, तो प्रोडक्शन तो होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज का कुछ ना कुछ फ्लो तो होना चाहिए, वो ही नहीं है, तो इसलिए इंक्लूड नहीं होगी। इसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये तो पीछे भी पढ़ लिया, सेकंड हैंड गुड्स पे होने वाली इनकम इंक्लूड नहीं होगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बच्चों किसी बंदे ने, मेरे पास कोई शेयर है, मैंने आपको शेयर बेच दिया, अब शेयर बेचने से क्या प्रोडक्शन हुआ? कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। आपकी जेब से पैसा गया, मेरे पास आ गया, फर्दर आपने बेच दिया, आपकी जेब में पैसा आया, किसी और की जेब से गया, प्रोडक्शन तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। तो शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब पेपर क्लेम्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन कहीं पे नहीं हो रहा होता, तो ये हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर सेकंड हैंड गुड्स खरीदवाने में, शेयर्स को सेल परचेज करवाने में कोई ब्रोकर इन्वॉल्व था, कोई ना कोई ब्रोकर था, सपोज मैंने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, तो वो गाड़ी की वैल्यू तो इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन गाड़ी मुझे सेल परचेज करवाई किसी ब्रोकर ने, वो ब्रोकर अपनी कमीशन तो लेगा मेरे से, है ना, और वो तो अपनी सर्विसेज भी दे रहा है उसके बदले में, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो रहा है, तो ये तो इंक्लूड करना चाहिए बिल्कुल। तो ध्यान रखना, अगर कोई कमीशन आती है सेकंड हैंड गुड्स पे या कमीशन आती है शेयर्स वगैरह को खरीदने पे, तो वो कमीशन, वो ब्रोकरेज, वो इंक्लूड होगी, शेयर्स और सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स होता है बच्चों फ्री में मिल गई, लॉटरी, हॉर्स रेस, आईपीएल में जीत गए पैसा, ये सारी चीजें, क्या ये नेशनल इनकम इंक्लूड होगी? नहीं होगी। इनकम फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस वगैरह इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, अच्छा ये पीछे पढ़ लिया है हमने, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, वही ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ये पीछे आ गया था। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, बच्चों पुरानी पिछले साल की सेविंग्स में से मैंने कोई पेमेंट करी, वो भी इंक्लूड नहीं होती। बच्चों वो पिछले साल की है ना, तो इस साल के फ्लो में उसे क्यों इंक्लूड करेंगे, ये भी इंक्लूड नहीं होगी। देखो लिखा हुआ है जैसे डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट इसका भी, ध्यान रखना ये भी इंक्लूड नहीं होते। डन सर। अगला क्या है, इनकम मेथड के स्टेप्स आगे देखो। ये इनकम मेथड के क्या स्टेप्स हैं, पहले प्राइम को जोड़ो, डोमेस्टिक पे जाओ, एनएफआईए जोड़ो, नेशनल पे आ जाओ। एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ये भी हमने सब पढ़े हुए हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, ये सब आपको मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है बच्चे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। अब आ रहा है हमारे पास बेटा जी नेक्स्ट। राघव जी आप यहां हो क्या? कौन है, कोई है क्या इधर? थोड़ा सा मुझे कर्टेन ठीक कर दो,
रानी जी आप हो क्या? देख रहे हो बच्चों, घर में भी कोई जवाब नहीं दे रहा, सबको आवाज मार रहा हूँ। मुझे अभी कैमरे में मैंने नोटिस करा कि वहां सामने से लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है ना, तो वो सामने विंडो खुली हुई है, वहां से आ रही है। मैं ही बंद करके आऊँ? दो मुझे 1 मिनट का टाइम, तो मैं ही बंद करके आता हूँ। मैंने अपने घर वालों को बोला मैं तुम्हें आवाजें मार रहा हूँ, कोई तो मेरी आवाज सुन लो। कह रहे भाई तूने तो बोला है कि वीडियो बनाते हुए चाहे कुछ भी हो जाए इस कमरे में मत आना। मैंने कहा वाह क्या बात है। देखो अब हमारे पास ये देख लिए थे हमने, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर आएगा क्योंकि कोई पीछे से लाइट नहीं आ रही एक्स्ट्रा। अब आ रहा है हमारे पास बच्चों सबसे पहले स्टेप्स नेशनल इनकम के। स्टेप्स में अगर हम बात करें फिर से इनकम के स्टेप्स देखे, वैल्यू एडिड के स्टेप्स देखे, इधर स्टेप्स देखो। सबसे पहले सारे खर्चे जोड़ो, वहां से जीडीपी एमपी आएगा, पहले डोमेस्टिक इनकम पे जाओ फिर नेशनल इनकम पे जाओ, ऐसे ही स्टेप्स लिखने हैं आपको। ठीक है बच्चों, अब प्रिकॉशंस देख लो आप एक्सपेंडिचर मेथड के, क्या प्रिकॉशंस हैं। नंबर 1 सबसे पहले क्या दिया हुआ है प्रिकॉशन में, सर इंटरमीडिएट गुड पे जो भी खर्चा करा, फिर से देखो इंटरमीडिएट गुड पे नहीं होगा इंक्लूड, कौन से गुड पे होगा? फाइनल गुड पे होगा। ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं होंगी इंक्लूड, कौन सी होंगी? फैक्टर पेमेंट्स होंगी। सेकंड हैंड गुड्स खरीदे नहीं होंगे इंक्लूड, कौन से होंगे? न्यू गुड्स होंगे, लेकिन सेकंड हैंड पे अगर कोई कमीशन ब्रोकरेज हुई वो इंक्लूड होगी। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, शेयर बॉन्ड्स डिबेंचर खरीदे नहीं होंगे इंक्लूड, लेकिन इस पे अगर कोई कमीशन ब्रोकरेज हुई होगी। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ओन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों जो लोग अपने लिए काम करते हैं, मिक्स्ड इनकम, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए या इस तरीके के लोग हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो गए, उनकी इनकम इंक्लूड होगी। ठीक है ओके, चलो भाई डन हो गया सर, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। फिक्स्ड में भी कई बार बाइफर्केशन देता है, तो फिक्स्ड में भी देखो ये 3 चीजें, बहुत ही अगर डीप चला गया टीचर तो क्या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किस किस चीज में होती है भाई? बिजनेस वालों ने करी तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट, लोगों ने घर बनाए तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट रोड्स वगैरह बना रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो भी तीनों सेक्टर की बता रहा है। हमारे देश में 3 सेक्टर तो मेन है ना, हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट। फॉरेन सेक्टर तो बाहर काम करेगा। तो देखो ये फर्म्स का इन्वेस्टमेंट, ये हाउस होल्ड्स का इन्वेस्टमेंट, और ये बेसिकली सरकार का इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट बड़ी बड़ी रोड्स बना रही है, गवर्नमेंट का एसेट होता है यार, गवर्नमेंट बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, ये सब। ठीक है चलो जी, इसके बाद आ रहा है बच्चों करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस, ये टॉपिक मैं आपको कराऊंगा अगली क्लास में। तो आज आपको यहां तक ही तैयार करना है। तीनों मेथड्स के हमने प्रिकॉशंस, तीनों ही मेथड्स के हमने स्टेप्स, तीनों ही मेथड्स में क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा, नेशनल इनकम में ये टॉपिक भी कवर कर लिया। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। आओ ये सब पढ़ाई वढ़ाई की बातें, ये सब टॉपिक वाइज बाद में पढ़ाऊंगा तुम लोग को, अकाउंट्स ऑलरेडी हो गया। हमें समझना है पहले तो, ठीक है क्या बोला गया कि जो हम अपने देश की इनकम निकाल रहे हैं, ये जो नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, ये 2 तरीके से निकल सकती है। या तो ये निकल सकती है करंट प्राइसेस पे, या फिर ये निकल सकती है कांस्टेंट प्राइसेस पे। सर इन दोनों में फर्क क्या है? यही सीखना है बेटा, ये सीख गए तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसको सीखने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं, देखो वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी अनलिमिटेड कमोडिटीज का प्रोडक्शन होता है, अनलिमिटेड गुड्स अनलिमिटेड सर्विसेज, है ना, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि 2 ही गुड्स बनते हैं, एक है कमोडिटी ए और एक है कमोडिटी बी। ठीक है, सपोज इसकी कितनी क्वांटिटी बनती है? इसकी क्वांटिटी बनती है सपोज 100 किलो और इसकी क्वांटिटी बनती है 500 लीटर। ठीक है, 1 केजी में 1 लीटर में, भाई अलग अलग तरीके में वेट्स होता है हमारे यहाँ चीजों का, है ना। इसका जो प्राइस है बच्चों वो है 20 रुपए पर केजी, इसका प्राइस है 20 रुपए पर लीटर। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ कि यहां पे हमारे पास कितने प्राइस इनटू क्वांटिटी करके कितना रुपया जनरेट होगा। तो यहां पे एक तरीके से बोलूं तो 2000 की इनकम जनरेट होगी, यहां पे एक तरीके से बोलूं तो 10,000 की इनकम जनरेट होगी। ठीक है तो हमारे पास टोटल 12,000 रुपए आ गए। सही हो गया बच्चों। सपोज करता हूं कि मैंने ये डेटा कैलकुलेट किया था 2015 में। ठीक है, आज चल रहा है 2025, आज चल रहा है 2025। तो मैंने बोला कि सर 2025 में बताओ कितना कितना प्रोडक्शन होता है। तो हमने बोला आज भी 2 ही कमोडिटीज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने बोला बताओ भाई कितना कितना प्रोडक्शन होता है। तो आपने बोला ए तो बनता है 100 किलो और बी बनता है 500 लीटर 2025 में। मैंने बोला ठीक है, इनका प्राइस बताओ। आपने बोला इसका जो प्राइस है ये तो है 50 रुपए पर केजी और इसका जो प्राइस है ये है 50 रुपए या 60 रुपए पर लीटर। तो हमारे पास ये 2 चीजें हैं, अभी 15 मिनट लगेंगे बस। ठीक हो गया बेटा। तो अब क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, ए और बी की बात हो रही है। 100 केजी की क्वांटिटी हो गई, 50 रुपए का प्राइस हो गया। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 5000। ठीक है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 30,000, यहां पे आ जाएगा 35,000। मेरी मम्मी बार बार मुझे पीछे से आवाज मार रही है, डिनर कर ले 1 घंटे से आवाज मार रही हूँ, लेकिन मैं वीडियोस बनाने में मस्त हूं, तो फिर डिनर विनर बाद में करेंगे, पहले पढ़ो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, खाना वाना तो चलता रहेगा पूरे जीवन में। समझो यहां पे क्या है, देखो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से देखो और आप किसी लेमैन को बताओ कि यहां पे हमारे देश की जो इनकम जनरेट हुई 2015 में वो 12,000 रुपए की होती थी और 2025 में जो इनकम जनरेट हो रही है वो 35,000 रुपए की हो रही है, तो वो लेमैन बोलेगा अरे सर आपके देश की इनकम तो बढ़ रही है, मजा आ रहा है। 2015 में आप 12,000 रुपए कमाते थे, 12,000 करोड़ मान लो देश की इनकम मान लो, और 2025 में आप 35,000, तो ये तो बढ़ रही है।
लेकिन वहीं पे अगर आप किसी इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट को दिखाओगे ये डेटा, तो वो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट का तो दिमाग चलता होगा, वो बोलेगा सर इसको ध्यान से एनालाइज करो एक बार। मैंने कहा भाई ध्यान से क्या एनालाइज करूं इसको? उसने बोला सर आप ध्यान दो, 2015 में भी जो क्वांटिटी थी वो 100 और 500 थी, और 2025 में भी जो क्वांटिटी है वो 100 और 500 है। मैंने कहा अरे तो क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने बोला सर इसी से तो फर्क पड़ता है, आप 2015 में जितना प्रोडक्शन कर रहे थे आप 2025 में भी उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपके देश में तरक्की कहां हुई भाई? अगर आपने अच्छा करा होता तो आपके देश में तो और ज्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए थी। ये जो वैल्यू बढ़ के आ रही है तो इन्फ्लेशन है। देखो यहां पे 20 रुपए का प्राइस था, आज 50 हो चुका है, यहां पे 20 रुपए का प्राइस था, आज 60 हो चुका है। तो ये वैल्यू क्वांटिटी की वजह से नहीं बढ़ी, ये वैल्यू किसकी वजह से बढ़ी? ये वैल्यू बढ़ी है प्राइस की वजह से। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आज 2025 में मेरे देश में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है? मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसने बोला सर इसको पता लगाने का एक तरीका है। मैंने कहा बताओ भाई क्या तरीका है? उसने बोला आप क्वांटिटी तो आज की लो 2025 की। मैंने कहा ठीक है, कितनी कितनी? ए की 100 किलो और बी की 500 लीटर, ठीक है, लेकिन आप प्राइस लो किसी बेस ईयर का जिससे भी आप कंपेयर करना चाहते हो। मैंने कहा 2015 से करता हूं। मैं आपको एक्चुअल में बता दूं तो हमारे इंडिया में बेस ईयर 2012 लिया जाता है बच्चों, 2025 में भी 12 से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इसने बोला प्राइस लो आप बेस ईयर का, यानी बेस ईयर यानी पुराने वाला प्राइस। तो मैंने कहा ठीक है, प्राइस यहां पे देखो 20 था, ये वाला प्राइस ले लिया मैंने, और यहां पे भी 20 था, ये वाला प्राइस ले लूंगा मैं 20। तो यहां से देखो ये 2000 निकल के आएगा और ये निकल के आएगा 10,000। तो ये बोलेगा सर जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है ना वो ये है। तो मैं बोलूंगा ओ भाई इसका मतलब तो हम आज भी वही हैं जहां 2012 में थे, सॉरी 2015 में थे। तो इसने बोला बिल्कुल सही, ये जो आपको वैल्यू दिख रही थी ये वैल्यू इन्फ्लेटेड थी। इन्फ्लेटेड का मतलब ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से बढ़ी हुई थी, एक्चुअल क्वांटिटी में दम नहीं था। तो देश में कभी भी ग्रोथ अगर देखनी है तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा यार फिर ये तो दो तरीके हो गए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। इसने बोला बिल्कुल हाँ, दो तरीके हो गए। नेशनल इनकम या तो करंट प्राइसेस में, करंट प्राइसेस में क्या होता है, प्राइस भी आज का, क्वांटिटी भी आज की। वन का मतलब है आज का, वन का मतलब है आज का। 2025 में अगर कैलकुलेट कर रहा हूं तो 2025 का ही प्राइस, 2025 की ही क्वांटिटी। कांस्टेंट प्राइस देखो नाम में ही है, कांस्टेंट का मतलब होता है प्राइस को फिक्स कर दो, कांस्टेंट कर दो, तो फिर क्या होगा, यहां पे क्वांटिटी तो आज की लेकिन प्राइस बेस ईयर का, प्राइस को बेस ईयर का ले लेना है, ठीक है। अब सर एक बात बताओ मुझे, अगर कोई ये बोल दे कि ये 12,000 से 35,000 हो गया तो इन्फ्लेशन कितना हुआ, कैसे निकलेगा? मैंने कहा बेटा इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में एक फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम एट, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। तो निकाल के देखते हैं। देखो करंट प्राइस पे 35,000 थी, कांस्टेंट प्राइस पे 12,000 थी, इनटू 100 तो क्या वैल्यू आएगी? 35,000 अपॉन 12,000 इंटू 100। अगर मैं कैलकुलेटर पे चलूं 35,000 अपॉन 12,000 इंटू 100 ये आ जाएगा बच्चों 291, लगभग 291। तो 291 का मतलब समझ रहे हो, इसमें कोई यूनिट्स नहीं होती। 291 का मतलब है बच्चों इसको हमेशा 100 से कंपेयर करना। प्राइस इंडेक्स पे जो बेस होता है ना वो हमेशा 100 होता है, इसको हमेशा 100 से कंपेयर करना। इसका मतलब 2015 से 2025 तक आते आते एवरेज बेसिस पे 100 वाली चीज 291 की हो चुकी है। इस डेटा के हिसाब से 100 वाली चीज कितने की हो चुकी है? 291 की। कैसे पता चला? ये फॉर्मूला याद रखना, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। तो सर ये तो कमाल की चीज हो गई। अगर हमें क्वेश्चन में ये दे देता 291, सपोज हमें ये क्वेश्चन ऐसे दे देता कि जो प्राइस इंडेक्स है, जो प्राइस इंडेक्स है वो 291 है, ठीक है, और नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस 35,000 है, यानी हमें ये दो डेटा दे दिया इसने कि जो प्राइस इंडेक्स है वो 291 हुआ है। इसका मतलब बेस ईयर से आज के साल तक पहुंचते पहुंचते 100 वाली चीज 291 की हो चुकी है, और करंट प्राइसेस पे नेशनल इनकम इतनी है, तो कांस्टेंट पे बता दो कितनी होगी। यानी कि इसमें से इन्फ्लेशन वाला पार्ट हटा दो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कितना होगा बता दो भाई। ऐसा न्यूमेरिकल बहुत आता है बच्चों एग्जाम में, तो इसके लिए आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। अब वैल्यू भरने की कोशिश करना, यहां पे आएगा 291, करंट प्राइसेस पे है 35,000, कांस्टेंट प्राइस पे मुझे निकालना है इनटू 100। देखो ये है, ठीक है, इनटू 100 ये है हमारे पास। तो यानी कि अगर मुझे कांस्टेंट प्राइसेस निकालना हो तो कांस्टेंट प्राइस पे जो नेशनल इनकम निकलेगी वो निकलेगी 35,000 इंटू 100 अपॉन 291। तो देखो अगर मैं इसको करूं 35,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 291 तो लगभग वही देखो 12,000 रुपए आंसर आ रहा है। पॉइंट्स में आ रहा होगा बच्चों, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने भी 291 ले लिया, 291 पॉइंट समथिंग था तो मैंने रफली लिया था। तो देखो वही 12,000 निकल आया कि यानी जो आज वैल्यू 35 दिख रही है उसकी एक्चुअल वैल्यू 12,000 है। समझ आई बात या नहीं आई? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों जी, स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो एक बात समझो, ये जो हमारे पास करंट प्राइस पे नेशनल इनकम निकल रही है, ये तो इन्फ्लेटेड भी हो सकती है, ये तो आज के प्राइस पे मेजर करी जा रही है चीजें, तो आज तो ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ा ही होगा, 100% बढ़ा होगा। तो इसका दूसरा नाम होता है बच्चों नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम, या फिर इसको नॉमिनल जीडीपी भी बोल देते हैं। अगर जीडीपी की रिस्पेक्ट में बात करें तो इसको नॉमिनल जीडीपी भी बोल देते हैं। वहीं पे बच्चों ये है असल चीज, क्योंकि इसमें से आप इन्फ्लेशन हटा चुके हो, आपने सिर्फ क्वांटिटी आज की लिया है, प्राइस पिछले साल का लिया है, पिछला मतलब बेस का लिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नेशनल इनकम। इसी को हम रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, क्योंकि यही ट्रू पिक्चर दिखाता है। इसी को हम रियल जीडीपी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग बच्चों रियल जीडीपी भी बोलते हैं। और सर प्राइस इंडेक्स को भी कुछ और बोलते हैं क्या? सर प्राइस इंडेक्स को भी कुछ और बोलते हैं क्या? पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्राइस इंडेक्स को बच्चों हम लोग कई बार प्राइस इंडेक्स ना बोल के क्या बोल देते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। तो प्राइस इंडेक्स ना बोल के जीडीपी डिफ्लेटर बोल दिया, बाकी सब सेम है वही। सबसे ऊपर करंट क्या आएगा, करंट को क्या बोला, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, वही है। लेकिन ठीक है, नॉमिनल कैसे निकलेगा, आज का प्राइस आज की क्वांटिटी, रियल कैसे निकलेगा, क्वांटिटी आज की लेकिन प्राइस पिछला, प्राइस बेस का लेना है, बस ये ध्यान रखना, यही दोनों में फर्क होता है। और ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ज्यादा ट्रू पिक्चर कौन सा दिखाता है, रियल, ये बेस्ट है। आपको हमेशा रियल जीडीपी निकालना है, क्वांटिटी आज की, प्राइस बेस का, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, क्या दिया हुआ है बच्चों, मीनिंग करंट में क्या करेंगे, आजा यार बहुत मेमोरी है, करंट में क्या करेंगे, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। और यहां पे किस पे मेजर करते हैं, बेस ईयर प्राइसेस पे, ठीक है। ये अच्छा टूल नहीं है, नॉट अ गुड टूल, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन होता है बच्चों, इन्फ्लेटेड प्राइसेस होते हैं। ये बेटर टूल है, ये अच्छा टूल है, ठीक है। कॉजेज ऑफ चेंज, ये किससे चेंज होता है, ये बच्चों प्राइस से भी और क्वांटिटी से भी, क्योंकि क्वांटिटी भी आज की ली, प्राइस भी आज का लिया। इसके अंदर प्राइस तो कांस्टेंट कर दिया आपने, तो यहां चेंज सिर्फ क्वांटिटी से आएगा, अफेक्टेड बाय चेंज इन ओनली क्वांटिटी, ठीक है। फिर फॉर्मूला P1Q1, फॉर्मूला P0Q1। उसके बाद इसी को हम नॉमिनल भी बोल देते हैं, इसको हम रियल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये एक सूटेबल टूल नहीं है क्योंकि इन्फ्लेटेड होता है, ये बेस्ट टूल होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बच्चों, डन। क्या बात है, क्या ही बात है। नॉमिनल, रियल और जीडीपी डिफ्लेटर, लो स्क्रीनशॉट। नॉमिनल क्या है, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि करंट ईयर प्राइस पे लिया गया है। रियल क्या है, जो कि बेस ईयर प्राइस पे लिया गया है। और फिर डिफ्लेटर क्या है, जो एवरेज लेवल ऑफ प्राइस निकालता है सभी गुड्स और सर्विसेज का जो जीडीपी में आते हैं। डन, डन सर। लो सर, जीडीपी डिफ्लेटर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एक ऐसा टूल है जो चेंज इन प्राइस लेवल को रिफ्लेक्ट करता है कि कितना प्राइस लेवल में चेंज आया है। जैसे अगर मैं नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 करूंगा तो डिफ्लेटर आएगा 150 आएगा, 200 आएगा, तो वो 150 200 का मतलब समझ रहे हो, 100 वाली चीज 150 हो गई है, 100 वाली चीज 180 हो गई है। तो जितना डिफ्लेटर आया, देखो जितना डिफ्लेटर आया ना आपके लिए उतना ही ईजी है। सपोज ऐसा दिया हुआ है कि करंट प्राइसेस पे 2000 आ रहा है, कांस्टेंट पे 1000 आ रहा है, इंटू 100, तो देखो डिफ्लेटर 200 आएगा। डिफ्लेटर 200 का मतलब समझ रहे हो कि 100 वाली चीज 200 हो गई है। अगर डिफ्लेटर 250 हो, इसका मतलब 100 वाली चीज 250 हो गई है। अगर डिफ्लेटर 500 हो, इसका मतलब 100 वाली चीज 500 हो गई है। सपोज एक क्वेश्चन कराता हूं, सपोज ऐसा दिया हुआ है कि जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू 500, तो ये एकदम समझ जाना कि 100 वाला 500 हो गया। और मुझे दिया हुआ है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है 5000, तो बताओ रियल कितना होगा। अब बताओ अगर 100 वाली चीज 500 हुई है तो कितने वाली 5000 हुई होगी भाई। नॉमिनल का मतलब जो इन्फ्लेटेड है, रियल का मतलब एक्चुअल, तो कितने वाला 5000 हुआ होगा सर। वैसे तो ओरली पता चल गया, अगर 100 वाली 500 हुई तो 1000 वाली 5000 हुई होगी। तुम फॉर्मूला लगा लो यार, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के आना, अगर भूल जाओ तो अल्फाबेटिकली याद रखना, ABCDFGH पहले क्या आता है, पहले N आता है फिर R आता है, तो नॉमिनल अपॉन रियल, सिंपल अल्फाबेटिकली याद रखना, पहले N फिर R। ओके, नॉमिनल कितना है 5000, रियल मुझे निकालना है, डिफ्लेटर 500 दिया हुआ है, डिफ्लेटर 500 दिया हुआ है, तो देखो ये 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ये 5 को 1000, रियल कितना आ गया 1000 आ गया। देखो ओरली भी पता चल रहा था बच्चों, ओरली भी पता चल रहा था। अब एक और लेता हूं, स्क्रीनशॉट लो। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर है 200, 200 का मतलब समझ रहे हो, 100 वाला 200 हो गया। रियल है 26000, रियल जीडीपी है 26000, रियल का मतलब एक्चुअल है ये, तो बताओ नॉमिनल कितना आएगा। सोचो जल्दी से, जल्दी से सोचो नॉमिनल कितना आएगा। बच्चे 100 वाली चीज 200 हो गई है, तो 26000 वाली कितनी हो गई होगी। ये रियल है, देखो रियल, रियल का मतलब ये एक्चुअल है, इन्फ्लेटेड नहीं है। इन्फ्लेटेड पूछा है इसने तुम्हारे से, तो बताओ जरा नॉमिनल कितना आ जाएगा। सर 52 आना चाहिए, अगर 100 वाली 200 हो जस्ट डबल हो गई, तो 26000 वाली 52000 हो गई होगी, है ना। लेकिन हम तो फॉर्मूला लगाएंगे, जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। नॉमिनल मुझे निकालना है, रियल है 26000 इंटू 100 और डिफ्लेटर 200 है, तो 0 से 0 खत्म हो गया। देखो यहाँ पे 26000 इंटू 2, आंसर खत्म, टाटा बाय बाय। समझे ना, अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट। चलो सर, अब बच्चों एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है, जीडीपी एंड वेलफेयर। सर ये जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है। देखो बच्चों, हमारी इकोनॉमी में ऐसा सवाल आ सकता है कि जीडीपी इज जनरली कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। नॉर्मली हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि अगर किसी देश में जीडीपी बढ़ रहा है तो वहां वेलफेयर भी हो रहा है, वहां लोगों का भला भी हो रहा है। क्या ये हमेशा ट्रू होगा, तो हम बोलेंगे नहीं।
जरूरी नहीं है कि आपके देश में जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी हो रहा होगा। क्यों? उसके कुछ कारण है, ये स्क्रीनशॉट लो, ये सब पढ़ेंगे अब। सर ये कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारण है देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यानी वो जो जीडीपी बढ़ा है वो किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किनको उसका फायदा मिल रहा है। क्या हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फायदा मिल रहा है? अब सपोज इंडिया में मैं बोलूं कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है बहुत तेजी से, लेकिन वो प्रोडक्शन सिर्फ टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से बढ़ रहा है। छोटे बिजनेसमैन का नहीं बढ़ रहा, मिडिल क्लास का नहीं बढ़ रहा, लोअर मिडिल क्लास का नहीं बढ़ रहा, गरीब वहीं का वहीं है। प्रोडक्शन और तेजी से धंधा किसका बढ़ रहा है? टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट है जो हमारे देश में। तो यहां पे जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन तो अनइक्वल है, तो वेलफेयर तो सिर्फ टॉप 10 का हुआ या टॉप 20 का हुआ या टॉप 50 का हुआ, बाकी का क्या? तो हम बोलेंगे देखो भाई वेलफेयर तो सिर्फ उनका हो रहा है, भले ही जीडीपी पूरे देश का बढ़ रहा है। जिस देश में जीडीपी बढ़ेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरे देश में होगा बराबर बराबर, वहां पे होगा वेलफेयर, तो है ना। तो देखो लिखा हुआ है अ राइज इन जीडीपी मे नॉट बेनिफिट ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इक्वली, तो बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी मे बी शेयर्ड बाय रिच पीपल ओनली व्हाइल द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रिमेन पुअर। तो जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर भी बढ़ेगा। दूसरा आता है बच्चों नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है बेटा? ये हमारे वेलफेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हमें सबसे अच्छी लगती है, जैसे कि घर में कुकिंग हो गया, वॉशिंग, क्लीनिंग, सर्विसेज ऑफ मदर, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, जो हमारे वेलफेयर के लिए सबसे अच्छी है। लेकिन जीडीपी में ये कभी इंक्लूड ही नहीं करी जाती। क्यों नहीं करी जाती? क्योंकि ये नॉन मार्केट है, ये कभी मार्केट में आई ही नहीं, इनकी कभी मनी वैल्यू निकली ही नहीं, तो कभी जीडीपी में आई नहीं। तो ये चीजें जो एक्चुअल वेलफेयर है ये तो कहीं शो ही नहीं हुआ, तो जीडीपी वेलफेयर के इक्विवेलेंट कैसे हो गया? नहीं होगा ना। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बट नॉट एक्सचेंज फॉर मनी। जैसे घर के अंदर बनी हुई सर्विसेज, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग बाय होम मेकर्स, वो नहीं आता, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जीडीपी को यहां पे इनको एस्टिमेट करना। इसीलिए हम बोलेंगे कि जरूरी नहीं है जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी हो रहा हो, क्योंकि ऐसी चीजें वेलफेयर वाली तो आई नहीं, राइट। देन वी हैव चेंज इन प्राइसेस। ये सिंपल है बच्चों, कई बार जीडीपी बढ़ के आ रहा होता है प्राइसेस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। अभी पढ़ा ना हमने, जीडीपी कई बार इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा होगा, तो भी वेलफेयर कैसे होगा भाई? ये तो महंगाई है ना। नंबर 4 रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब सोचो जितनी तेजी से जीडीपी बढ़ा, अगर उतनी ही तेजी से जनसंख्या भी बढ़ गई तो ओवरऑल फायदा तो हुआ ही नहीं भाई। जीडीपी बढ़ा, देश में इनकम बढ़ी, इनकम बढ़नी थी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन उतनी तेजी से और बढ़ गई, तो क्या फायदा भाई? ग्रोथ तो नहीं होगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जीडीपी डज नॉट कंसीडर द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इफ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द रेट ऑफ जीडीपी इट विल डिक्रीज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। बच्चों अगर पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ गई और जीडीपी इतनी तेजी से नहीं बढ़ा तो पर पर्सन जो पैसा आएगा, जो इनकम आएगी, वो तो कम हो जाएगी ना, बल्कि। तो वेलफेयर कहां से हो रहा है ना। लास्ट आता है बच्चों इसके अंदर एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज क्या है बच्चों? एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है बेटा किसी भी एक्टिविटी के पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट्स। किसी भी एक्टिविटी के पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट्स, पॉजिटिव के लिए उनको रिवॉर्ड नहीं दिया गया, नेगेटिव के लिए उनको पनिशमेंट नहीं दिया गया। यानी कि कुछ चीजें हमारे वेलफेयर के लिए अच्छी है, हमने जीडीपी में काउंट ही नहीं करी, कुछ चीजें हमारे वेलफेयर के लिए बहुत खराब है, उसके लिए हमने कोई पनिशमेंट नहीं दिया, तो फिर जीडीपी को वेलफेयर के बराबर कैसे माने? जैसे पब्लिक पार्क्स में लोग आराम से वॉक कर रहे हैं, पब्लिक पार्क्स जो हमारी कॉलोनीज में पार्क्स होते हैं उसमें लोग आराम से वॉक कर रहे हैं, या मंदिर में जाके ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल मोड में है, मेडिटेशन मोड में, उनकी वेलफेयर के लिए कितना अच्छा है। लेकिन ये सारी चीजें जीडीपी में तो आती नहीं, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या है? बेनिफिट, और नेगेटिव क्या है? हार्म्स, जो कॉज करे जाते हैं एक एंटिटी के अनदर एंटिटी को, जिसके बदले में कोई भी उसको पेमेंट नहीं मिलती। अब जैसे सपोज आप मंदिर में गए, ठीक है, आप वहां पे आराम से मेडिटेटिव मोड में बैठे हो, स्पिरिचुअल मोड में बैठे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या उस चीज के लिए मंदिर को कोई पर्टिकुलर इनकम जनरेट हो रही है? ठीक है, कोई डोनेट कर दे तो कर दे, लेकिन कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा, वहां जाके बैठ रहा है बस चुपचाप। तो अब ये वेलफेयर तो है लेकिन जीडीपी में तो नहीं आ रहा। उसी तरीके से बच्चों एक फैक्ट्री है जो प्रोडक्शन कर रही है, दबा के प्रोडक्शन कर रही है, जीडीपी में वो प्रोडक्शन तो आ रही है, लेकिन वो जो स्मोक प्रोड्यूस कर रही है, जिस वजह से आसपास के लोगों को कैंसर हो रहा है, लंग्स की प्रॉब्लम्स हो रही है, ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं, वो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो वेलफेयर को नुकसान पहुंचा रही है ना। तो देखो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कौन सी होती है? सोशल हार्म्स कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर, और उसके लिए कोई पेनल्टी भी नहीं लगी। और पॉजिटिव क्या होता है? सोशल बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स हुए लेकिन उसके बदले में भी कोई चीज ना पेमेंट हुई ना कुछ हुई। तो ऐसी चीजें जो हमारे वेलफेयर को इंपैक्ट कर रही हैं, जीडीपी में तो आई नहीं रही है ना। तो ये हमारा जीडीपी वेलफेयर कैसे शो कर सकता है? तो देखो ये वही बोल रहा था कि वेलफेयर के लिए ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जीडीपी में है ही नहीं, तो जीडीपी को हम हमेशा अच्छा इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा सर, इसके बाद ये थे बच्चों हमारे पास एक्सटर्नैलिटीज, और ये सारा का सारा टॉपिक समाप्त। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा।